प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए लेक्चर में। और ये जो आपका लेक्चर रहने वाला है पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर रहने वाला है मैथमेटिक्स सेकेंड का। इसमें केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वगैरह करेंगे जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। चाहे वो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके ढाई ढाई नंबर के क्वेश्चंस हो। जितने मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और इस लेक्चर को देखने के बाद से जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन तरीके से आप उसका सॉल्यूशन वगैरह कर पाएंगे, एकदम सिंपल सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। और कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जाने वाले हैं वो भी देखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। किस किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है तो एक बेहतरीन क्वालिटी का आपके पास नोट्स ईबुक का होना जरूरी है। नोट्स ईबुक के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्री बोर्ड का पेपर, इस बार का नया आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और आपको सभी सब्जेक्ट के ओरिजिनल नोट्स और ई बुक देखने को मिल जाएंगे। पिछले आपको 5 साल के पीवाई क्यूपी यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्ज में आप इन सारी चीजों को, मिनिमम चार्जेज में आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं भाई, बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका देखिए इवेंट सेमेस्टर है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। ये बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इवेंट सेमेस्टर है। चलिए, एक दो बैक वगैरह आती है, कोई समस्या नहीं है, बच्चों की बैक वगैरह आती रहती है। लेकिन आपको ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको फेल नहीं होना। अगर आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं तो इस केस में देखिए क्या नुकसान होगा। एक तो आपको फिर से री एडमिशन कराना होगा। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे थे, अब सेकंड ईयर में आप नहीं जाएंगे, फिर से आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करना होगा। 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक 4 साल का हो जाएगा। फिर से आपको फर्स्ट ईयर में फिर से जब री एडमिशन लेंगे तो आपको फीस जमा करना होगा। उसके बाद से फीस तो जमा करना होगा, उसके बाद से आपको अब तीनों साल, उसके बाद से एक बार जब आपकी ईयर बैक लग जाती है तो स्कॉलरशिप का मामला है वो पूरा एकदम गड़बड़ हो जाता है। तीनों साल आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी देखने को नहीं मिलेगा। जब जॉब के लिए कंपनी में जाएंगे, 4 साल में करिए कि पॉलिटेक्निक करके, तो जॉब मिलने में भी समस्या होगी। तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप जैसे भी पढ़े, जहां से भी पढ़े, बस 2-4 महीने की बात है, मन लगा करके पढ़ लीजिए एक तरीके से कि हाँ आपकी ईयर बैक वगैरह ना लगे। जो विशेष करके कमजोर बच्चे हैं, कमजोर कलिए के छात्र हैं, उनके सामने समस्या आती है। वो वीक होते हैं पढ़ने में, कई सारे बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। कई सारे बच्चे, पिछली बार की बात करें तो FTW और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफी ज्यादा बैक आई थी। तो इन सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। और कुछ सब्जेक्ट है, हालांकि सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में बच्चों की बैक आती है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की रुचि किसमें है। जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ में एकदम कहिए कि हाई फाई होते हैं, मैथ में एकदम तगड़े होते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स में कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अदर सब्जेक्ट में जाकर के वो फंस जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, नोट्स, ओरिजिनल बुक वगैरह, ये सारी चीजें, और पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इससे ये आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन में किस लेवल के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारे आइडिया आपको लग जाएंगे। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि बिना प्रसार के, बिना एक्सपेंशन के सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? एक सारणिक दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और इसका मान, इसका वैल्यू हमें क्या सिद्ध करना है कि हाँ इसका मान भाई क्या होगा, 0 होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो इससे पहले आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि हाँ सारणी के कौन कौन से गुण होते हैं। अगर आपको गुण के बारे में मालूम है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम है, अगर आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम है, गुण के बारे में मालूम है, तो कई सारे क्वेश्चंस, जो लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी सॉल्यूशन आप मिनटों में, सेकंडों में कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो, नहीं प्रॉपर्टी अर्थात उसके गुण वगैरह नहीं मालूम है, तो आप इसमें कहीं फंसे रह जाएंगे, एक्सपेंशन करते रह जाएंगे, और बिना एक्सपेंशन के दे देगा कि हाँ बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए, और प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, फिर भी आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ। और प्रॉपर्टीज से भी आपके क्या करते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन एराइज होते हैं, कई सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं प्रॉपर्टीज बेस पे ही कि हाँ बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप चलिए आपको मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं कि हाँ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किन किन चीजों को आपको देखना है, उसके बाद से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं।
अब आए हैं तो लगे हाथों ये देख ले पहले कि सारणिक होता क्या है। सारणिक आपने सुना होगा और एक आपका मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह होता है, ठीक है। हम हिंदी में ही चलिए या फिर इंग्लिश में जैसे ही आप कहेंगे, और हिंदी बेटर रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो सारणिक का मतलब क्या होता है? सारणिक क्या करता है, ये भी आपका एक तरीके से एक बॉक्स में रहता है और मैट्रिक्स आव्यूह भी एक आपका बॉक्स में रहता है। लेकिन सारणिक में क्या होता है कि इसका इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे आपके कहिए कि दो आपके वर्टिकल लाइन रहती हैं। और आव्यूह में क्या होता है, इसका सिंबल एक तरीके से क्या होता है, बस ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट में इसमें कहिए कि डेटा वगैरह बंद होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो सारणिक है वो आपको एक फिक्स अदिश एक मान देता है, ठीक है। कोई मान देगा, आप इसका मान निकाल सकते हैं 5, 8 समथिंग जो भी आप इसका मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 10 हो जाएगा और फिर उसके बाद से माइनस लगता है, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 12 वैल्यू कितना आ गया भाई, -2 आ गया। एक मान आपको मिल गया। लेकिन आव्यूह में मान नहीं मिलता है। आव्यूह में मान लीजिए कि यही दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो एक और आव्यूह दिया रहेगा, उसमें एडिशन करेंगे या फिर उससे सबसेक्शन मतलब उसमें घटाएंगे, जोड़ेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें देखिए ये आपका केवल स्क्वायर में होता है, अर्थात आपका 2 गुणे 2 ऑर्डर का रहेगा या फिर 3 गुणे 3 ऑर्डर का रहेगा। लेकिन आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह आपका 2 गुणे 1 ऑर्डर का भी रह सकता है, 2 गुणे 2 का भी, 2 गुणे 3 का भी, 3 गुणे 1 का भी, ये आपका किसी भी ऑर्डर में रह सकता है, ठीक है। तो आव्यूह में क्या होता है, ये जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपका ब्रैकेट में जो कहिए कि जो भी डेटा दिया हुआ है, इसका आपको ब्रैकेट के फॉर्म में ही एक तरीके से उसमें एडिशन करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, ब्रैकेट के फॉर्म में ही आपको एक तरीके से इसमें आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपको एक अदिश वैल्यू देता है, एक आपको फिक्स एक तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है। समझ गए चीजों को। रिप्रेजेंटेशन तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। देखिए सबसे पहले छोटी-छोटी जो पॉइंट है, चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। कि सारणिक क्या है भाई, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, चलिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ देखिए कि सारणिक एक अदिश यानी कि स्केलर राशि है जो वर्गाकार क्रम में, हमेशा किस क्रम में भाई, वर्गाकार क्रम में, यानी कि स्क्वायर एरे में होती है। ये आपका 2 गुणे 2 का हो सकता है, 3 गुणे 3 का, 4 गुणे 4 का, 1 गुणे 1 का या फिर 5 गुणे 5 का। तो आपको सिलेबस में 3 गुणे 3 तक का ही पढ़ना होता है। स्क्वायर एरे में व्यवस्थित संख्या से प्राप्त होती है। यह संख्याओं के इस विशेष व्यवस्था, जो भी आपकी संख्याएं दी हुई है, मान लिया कि 2 गुणे 2 का सारणिक हुआ दिया हुआ है, तो यह संख्याओं के इस विशेष व्यवस्था का एक अद्वितीय मान होता है, एक आपको फिक्स वैल्यू देता है, एक आपको अदिश मान देता है, ठीक है। सारणिक समझ गए कि सारणिक क्या होता है। निरूपण कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा निरूपण हम देख लेते हैं कि इसका निरूपण हम कैसे करते हैं। सिंबल क्या होता है, निरूपण क्या होता है, लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निरूपण किस प्रकार से होता है। निरूपण आपका किस प्रकार से होता है, एक आपका कहिए कि इसमें वर्टिकल कर सकते हैं। वर्टिकल दो आपकी क्या होती है, लाइनें होती है। यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, फिर ये आपको दिख रहा होगा और बीच में आपके क्या रहेंगे, डेटा रहेंगे, 1 2 3 4 ABC समथिंग जो भी डेटा होगा, ठीक है। बीच में आपका डेटा रहेगा और इसको दर्शाते किससे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, इसको इससे दर्शाते हैं, ठीक है। इससे आपका एक तरीके से त्रिभुज टाइप का होता है, डेल्टा कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इसको दर्शाते हैं। आप डी भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए कि ये भी ये लिखा हुआ है, या फिर इसकी जगह पे आप क्या लिख दीजिए, डी लिख दीजिए। कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर ए से कहिए कि दर्शा लीजिए। अधिकतर आपका जो मैट्रिक्स वगैरह है वो आपका ए से दर्शाया जाता है और डिटरमिनेंट को डी आप लिख दीजिए या फिर ऐसे डेल्टा लिख दीजिए। आपका त्रिभुज टाइप का एक सिंबल बना दीजिए, ठीक है। ये आप बना करके इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक तरीके से सिंबल है, प्रतीक है। और ये आपका देखिए 2 हमेशा लाइनें होती हैं। जहां भी ये लाइनें मुड़ी हुई दिख दिख जाएंगे आपको इस प्रकार से, तो समझेंगे क्या है, वो आपका मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह है। और जहां पे आपको दोनों सीधी लाइनें देखने को मिल जाएंगी वो क्या है, आपका सारणिक है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही दिया गया है कि सारणिक को 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच संख्याओं को लिखकर दर्शाया जाता है। ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। और इसे देखिए DETA, ठीक है। डी ए भी कह सकते हैं या फिर डी भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे डेल्टा भी लिखते हैं या फिर कहिए कि इसका जो वैल्यू निकालते हैं तो DETA कह सकते हैं या फिर मॉड ऑफ ए, ठीक है। ए का मान, ठीक है, मॉड ऑफ ए, ऐसे मतलब डी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख करके दर्शाते हैं कि हाँ ये ए का मान आपका इस करिए कि डिटरमिनेंट सारणी का मान करिए कि इतना आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए इसे डीईटी या फिर मॉड ऑफ ए से भी दर्शाते हैं। ये इसका करिए कि सिंबल्स वगैरह है, ठीक है। सिंबल लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, काफी इजी इजी चीजें है, ये सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें दिख रहा होगा 2 प्रकार से, ये कितने कितने ऑर्डर का है, 2, ये कितने ऑर्डर का है भाई, 2 गुणे 2 का है। कितने ऑर्डर का है,
2 गुणे 2 का है। 2 गुणे 2 से मतलब क्या है, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। ये कितने का है, 3 गुणे 3 का है और ये हमेशा स्क्वायर में होता है। ऐसा नहीं है कि ये 3 का हो और ये 2 का हो, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा आपका क्या होता है, स्क्वायर में ही होता है। अब इसमें जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं मैं आपको वो बताते चलूँ पहले, ठीक है? फिर आगे हम चलते हैं थोड़ा-सा, वो भी थोड़ा-सा जान लीजिए कि इसमें देखिए ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये क्या होता है, रो। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, ठीक है? ये देखिए, ये दोनों आपके क्या हो गए, इसमें कितने रो हैं? अगर आपसे पूछा जाए कितने रो हैं, तो बता देंगे कि इसमें 2 रो हैं। इसको हम क्या कह देंगे, R1 कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। फिर उसके बाद से ये क्या है, ऊपर से नीचे आएँगे, ये क्या है? इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है? कॉलम को हम क्या करते हैं, C से डिनोट करते हैं। तो कॉलम इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, C1 कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, C2 कह देंगे। कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है? रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ हो गया। तो इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है। रो को क्या कह देंगे, हम R1 कह देंगे, पहले वाले रो को R1 कह देंगे, दूसरे वाले रो को हम R2 कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, C1 कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, C2 कह देंगे। ये समझ गए? इसमें कितना है भाई, तो इसमें कितना है, 3 है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा। मतलब पहली आपकी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये आपका पहला कॉलम, ठीक है, C1 हो जाएगा, दूसरा कॉलम C2 हो जाएगा और ये आपका तीसरा कॉलम आपका C3 हो जाएगा। ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। कभी-कभी ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि बताइए सी इसमें मान लीजिए कि C3 कि हाँ, इसमें C2 कौन-सा है या फिर C3 के अवयव के जो भी इसमें एलिमेंट है उसके कह के नाम लिखिए अर्थात उसके मान लिखिए। जैसे पूछ लिया जाए आपसे एग्ज़ाम में कि इसमें बताइए कि C3 अवयव को लिखिए, ठीक है? तो आप जानते रहेंगे तभी तो लिख पाएँगे कि हाँ भाई, ये क्या है, हमारा C1 है, ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C3 है। हमसे कहा क्या गया है कि C3 अवयव के सभी अवयव के नाम लिखिए। तो C3 में कितने अवयव हैं भाई? तो यहाँ पे C3 में नीचे जाएँगे, ये 3 है तो इन तीनों के नाम लिख देना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप आगे चल के फँस जाते हैं, ठीक है? इतना समझ गए। अब उसके बाद से आप चलिए थोड़ा-सा हम और आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी को देखते हैं। विभिन्न कोटि के सारिक, विभिन्न कोटि मतलब एक कोटि का होता है, एक कोटि मतलब उसमें एक ही आपका रो होगा और एक ही आपका कॉलम होगा। ये देखिए, आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं 5 सारिक हो गया, ये 5 हो गया। तो इसमें क्या है भाई, एक ही आपका क्या है, रो है, एक ही आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है? एक ही आपका रो है, एक ही आपका कॉलम है। तो ये कितने ऑर्डर का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि 1 गुणे 1 का हो जाएगा। 2 गुणे 2 में क्या होगा कि आप कोई डेटा ले लीजिए, 2, 5, 3, 9, ये क्या हो जाएगा आपका भाई, 2 इसमें क्या है भाई, देखिए कॉलम है, रो है, 2 क्या है इसमें, कॉलम है। तो ये क्या हो जाएगा, कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 2 गुणे 2 का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 3 गुणे 3 का देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये 2 गुणे 2 का हो गया और फिर उसके बाद से 2 गुणे 2 में आप देखिए मान कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपको कोई भी 2 गुणे 2 का अगर आपको कह लीजिए कि सारिक देखने को मिल जाए, तो इसमें क्या होता है, कुछ होता नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं। फिर उसके बाद से हमेशा आपका माइनस का सिंबल रहता है, हमेशा आपका माइनस का सिंबल रहेगा और उसके बाद से इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यही दिया हुआ है कि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी हो गया। तो देखिए a इंटू डी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद से माइनस रहेगा तो माइनस का सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा और उसके बाद से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी हो जाएगा या फिर c इंटू बी कह लीजिए, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप इसका मान निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गिवन भी है, इसका मान निकालिए। तो 5 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है? तो 20 और माइनस 6, माइनस तो हमेशा आपका बीच में लगता ही है। तो 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दिख रहा होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका एक-एक नंबर में क्वेश्चन देता है, हर बार फिक्स है कि हाँ, एक 2 गुणे 2 का आपका एक सारिक आपको देगा ही देगा और कहेगा इसकी वैल्यू बताइए। फँसते बच्चे तब हैं जब बीच-बीच में यहाँ पे जैसे माइनस दे दिया, यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे माइनस का सिंबल दे दिया, तब बच्चे फँस जाते हैं कि अरे यार इसका मान क्या होगा? तो ऑलरेडी आपका माइनस तो लगता ही है बीच में और ये आपका माइनस पहले से एक और दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो चलिए नॉर्मल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका 3 गुणे 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है? 6 हो गया और फिर माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 1 गुणे 1, ठीक है? ये 6 हो गया और माइनस में 1 हो गया तो 6 में से 1 गया, कितना हो गया आपका 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये आपसे पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, जो तीसरा वाला आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है?
एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, फिर माइनस लगा करके इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है और माइनस आपका लगता है, तो पहले जैसे आप कोई भी निकालते हैं तो पहले तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस के बाद से आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 इसका मान होता है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से भी आपके त्रिकोणमिति के फॉर्म में भी कई सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। काफी इजी है, काफी सिंपल है। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप चलिए देखते हैं तृतीय। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखते चलिए, यहाँ पे एक और चीज, चलिए मैं आपको लगे हाथ बता दूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यही समझ लीजिए बस मोटा मोटी कि इसमें अगर हर एक पंक्ति को, हर एक कहिए कि कॉलम या फिर रो के अवयव को हमें दर्शाना है तो उसको कैसे दर्शाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इसका मान हमें बताना है, ठीक है, इसका मान, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ए ए हो जाएगा और आई और जे, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, आई रो की संख्या है, जे कॉलम की संख्या है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए कौन सा रो है भाई, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, तो कौन सा रो है, तो ऐसे लिखेंगे ए दूसरा रो है। कौन सा कॉलम है भाई, कौन सा कॉलम है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम में है आपका तो A22। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A22 का मान बताइए, अगर आपसे इस पे पूछा जाए कि A22 का मान बताइए तो क्या बताएंगे कि हाँ A22 का मान क्या होगा, B आपका 2 होगा। इसी प्रकार से कोई भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है AIJ, कभी कभी आपसे MCQ में पूछ देता है, एक एक नंबर में पूछ देता है कि हाँ बताइए AIJ तो होता है। अब AIJ में आप बताइए A31 का मान बताइए। एक आपको सारिक दे देगा और कहेगा कि हाँ आपको A31 का मान बताना है। तो 31 मतलब ये क्या होता है, आपका रो होता है, ये दूसरा क्या होता है, आपका कॉलम होता है, मतलब AIJ इसका फार्मूला होता है। तो ये आपका आई क्या होता है, रो होता है, जे आपका कॉलम होता है। तो ये आपका रो हो गया पहला। तीसरा रो, तो तीसरा रो कौन सा है भाई, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा रो हो गया। तीसरे रो में आप देखिए पहला कॉलम, तीसरे रो में 1 दिया हुआ है, पहला कॉलम ये हो गया। तो तीसरे रो में आपका पहला कॉलम ये हो गया, तो तीसरा रो पहला कॉलम अर्थात A31 का मान आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका A3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आपका बनता है कि एक आपको कोई डेटा दे देगा, कहेगा कि हाँ बताइए कि ए आप मान लीजिए कि A23 का मान बताइए, ठीक है। ये आपको सारी के कोई दे देगा, कहेगा कि A23 का मान बताइए, तो आप बता लेंगे, कहेंगे हाँ A23 मतलब दूसरा रो, ये रो है, ये कॉलम है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये पहला रो हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, मतलब कि दूसरे रो में वो हमारा मान है। और दूसरे रो में कहाँ पे वो मान है, तो दूसरे रो में तीसरे कॉलम में। तो दूसरे रो में ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो दूसरे रो में हम दूसरे रो में जाएंगे और तीसरे कॉलम में, दूसरे रो में तीसरे कॉलम में ये वाला हमारा मान अर्थात C2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकता है कि हाँ ए आप मान लीजिए कि 1 का मान बताइए। तो A11 कितना हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। A11 ये हो जाएगा आपका पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी का मैं डिनोशन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए पहला हो जाएगा A A11 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा हो जाएगा A12, यानी कि पहला ही रो है, दूसरा कॉलम है। A आपका 13 हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरे में चलेंगे, दूसरा रो आ गया, ठीक है। तो A2 पहला कॉलम है, फिर A22, फिर A23, फिर तीसरे रो में हम चले गए तो A3 हो जाएगा, पहला कॉलम है, फिर A32, फिर A33, ठीक है। इस प्रकार से इसका डिनोशन, आप कोई भी कहे, आपसे कहे कि
A32 का मान बताइए। 32 मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो आप बता देंगे कि हाँ तीसरी पंक्ति का कौन सी भाई, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति अर्थात ये तीसरी पंक्ति मतलब आपका रो हो गया। तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये वाला B3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चंस वगैरह इस प्रकार से राइज होते हैं। क्या इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए। यहाँ पे चीजों को समझ गए, अब तो कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये समझ गए, कोटि को भी आप समझ गए, 1 गुणे 1 का हो, 2 गुणे 2 का हो, वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर 3 गुणे 3 का हो, तो 3 गुणे 3 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, इसका प्रसार कैसे होता है, वो थोड़ा सा देख लीजिए, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आपको वैल्यू गिवन है, कोई भी आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपको एक साड़ी का मान गिवन है, क्या गिवन है, एक साड़ी है, इसका भी एग्जांपल लेकर के अभी मैं बता दूंगा। 2 3 4 1 5 2 3 2 2, कोई भी एक साड़ी ले लीजिए, मान गिवन है, ठीक है। अब हमें कह दिया कि इस साड़ी का मान बताइए, ठीक है। इस साड़ी का क्या करना है, हमें मान बताना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक रो में या फिर कॉलम में आप प्रसार कर 6 तरीके से प्रसार कर सकते हैं। कितने तरीके से भाई प्रसार कर सकते हैं इसको, एक तरीके से, कितने तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं, तो 6 तरीके से। इसका भी आप प्रसार कर सकते हैं, इसका भी आप प्रसार कर सकते हैं, इसको भी आप एक्सपेंड करके मान निकाल सकते हैं, या फिर कॉलम के थ्रू इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। 6 तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं, 6 तरीके से आप इसको एक्सपेंड करके, प्रसार करके आप मान निकाल सकते हैं। और किसी भी आपको कोई भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो निकाला जाता है, सबसे बेस्ट रहता है कि आपको क्या करना होता है, आप एक किसी रो को पकड़ेंगे, एक किसी रो को पकड़ेंगे और इसका प्रसार कर देंगे, आपको इस साड़ी का मान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो कॉलम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर आप एक तरीके से दिमाग में फिट किए रहेंगे, बनाए रहेंगे कि हाँ हमेशा हमेशा हम क्या करेंगे, रो की सहायता से ही, पहले रो की सहायता से हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। समझ गए इतना चीज। अब कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आप कहेगा कि इस साड़ी का मान बताइए, तो मान कैसे बताते हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल देख लीजिए, पहला हमेशा प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अभी आपने फार्मूला देखा, A I J, आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलमों की संख्या है। अब मान लीजिए दिया हुआ है आपसे A11, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, ये संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर ये आपका 1 + 1 इसको ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो अगर आपका इवन यानी कि सम संख्या जहां पर भी आपको देखने को मिले, तब तो उसके पहले क्या आ जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। और जहां भी आपको ऑड यानी कि ये इसका मान देखिए, ये 3 वाला जो है, इसका क्या निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो A1 पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इवन संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम के पहले हमेशा क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है, ऐसे याद रखिए, ये आपको फार्मूले की ओर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ऐसे याद रखिए कि पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, एक एक रिपीट कर लीजिए। मतलब एक एक प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, अब फिर से ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, लाइन से ऐसे चलते जाइए, ये सबसे बेटर रहता है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है भाई, इसमें वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, साड़ी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका हम प्रसार करते हैं। कैसे प्रसार करेंगे, सबसे पहले ये हम किसी एक पंक्ति मतलब हम रो के थ्रू ही चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू प्रसार करेंगे, ठीक है। अब जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्रसार कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ से हम प्रसार कर रहे हैं, एक रो को हम ले रहे हैं, इसका हम पूरा प्रसार करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, कि हम सबसे पहले प्रसार करने वाले हैं 2, मतलब इसके थ्रू, रो के थ्रू, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। अब उसके बाद से मल्टीप्लाई में, अब देखिए क्या करना है यहाँ से, कि ये दोनों जितने भी आपके रो के एलिमेंट हैं और आपके कॉलम के एलिमेंट है फर्स्ट वाले, ये क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे। 2 को आपने मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब देखिए ये वाला जो है आपका कट गया, ठीक है, ये वाला आपका पूरा कट गया, अर्थात इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जितने भी है इसको हम डिलीट कर देंगे, और उसके बाद से ये आपका बचेगा, कितना बचेगा, कौन सा, तो आपका ये वाला बचेगा, यही दोनों तो बचेगा,
5 2 2 2 ये वाला आपका बचेगा क्योंकि ये डिलीट हो गया, ठीक है। जब भी आप प्रसार करते हैं तो जिस भी आप कहिए कि रो के थ्रू मान लीजिए प्रसार कर रहे हैं, तो हम कहिए कि 2 से प्रसार करेंगे तो सबसे पहले 2 को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और उसके बाद से इसके जितने भी आपके रो के इसके लाइन में जितने आपके रो के एलिमेंट है और कॉलम के एलिमेंट है इसको हम डिलीट कर देंगे। जो बचेगा उसका हम कहिए कि मान निकाल लेते हैं। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं या फिर आप ऐसे भी इसको लिख करके फिर से बाद में कर सकते हैं। तो अब चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा और उसके बाद से माइनस 10 10 माइनस और उसके बाद से 2 दूना 4, ठीक है। 10 माइनस 4 हो गया। फिर उसके बाद से ये पहला हो गया। अब उसके बाद से हमेशा आपका क्या लगेगा, दूसरे में माइनस लगता है, फिर उसके बाद से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो हमें 3 ही तक प्रसार करना है। अब इसके बाद क्या है, 3 है आपका। अब 3 के बाद से देखिए, 3 के बाद से इसमें आपको क्या-क्या देखने को मिल जाएगा, कैसे-कैसे कि 3 के बाद से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 वाला, ये 3 इसमें है, तो 3 वाले कहिए कि कॉलम को निपटा देंगे और 3 वाले कहिए कि रो को निपटा देंगे। बचेगा क्या-क्या, बचेगा आपका एक ये बचेगा, एक बचेगा, एक 2 बचेगा, एक 3 बचेगा और एक 2 बचेगा। तो अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुणे 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस 3 गुणे 2 तो ये आपका हाँ माइनस 3 गुणे 2 तो ये आपका कहिए कि 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम चलिए मान निकालते हैं। तो 2 गुणे 1 ये आपका 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और फिर उसके बाद से माइनस 3 दूना 6, यहाँ से आपका 6 हो गया। फिर उसके बाद से फिर आपका प्लस आ जाएगा। अब तीसरे वाले को प्रसार करते हैं, 4 वाला है, तो 4 के बाद से आपका एक ये वाला निपट जाएगा, एक ये वाला निपट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 1, ठीक है। यहाँ पे आपका इसको 4 लिख दीजिए, 4 और फिर उसके बाद से 2 गुणे 1 ये आपका 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 2 ही हो जाएगा। थोड़ा और सही से लिख लूँ मैं, 2 हो जाएगा और ये 5 तिहाई 15 माइनस 15। अब बस इसका वैल्यू निकाल दीजिए, यही आपके साड़ी का मान हो गया। ये 2 है, ये आपका 6 हो गया, फिर माइनस 3 हो गया, ये आपका माइनस 4 हो गया यहाँ पे, फिर ये आपका प्लस 4 हो गया और उसके बाद से देखिए 2 माइनस 15 यहाँ पे आपका माइनस 13 हो गया। बस यही आपका इसका मान निकाल लीजिए। ये आपका यहाँ से आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस में आ जाएगा आपका 4 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा और माइनस यहाँ माइनस है, 13 है, 13 चौको 52, ठीक है, 52। अब इसको बस 24 हो गया, 24 माइनस 52, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 24 और 24 दूना 48, 48 4 52, 28, ठीक है, माइनस 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है भाई, सारणी का मान निकालना होता है, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछेगा, तो जैसे मान लीजिए कि आप A1 का निकाल रहे हैं तो A1 आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे और उसके बाद से इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या, ये बचेगा, तो इसका मान निकालेंगे। फिर इसी प्रकार से अब B1 का निकालना है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इसके रो और कॉलम के हम क्या कर देंगे भाई, डिलीट कर देंगे। बचेगा कौन कौन सा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, इसका मान निकालेंगे। फिर इसी प्रकार से इसका C1 का एक्सपेंशन करेंगे तो C1 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है, और इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। बचेगा कौन सा, ये वाला, इसका मान निकाल करके लिख देना है। ये बस ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, मतलब जो भूल जाते हैं कि हमेशा जैसे मान लीजिए कि आपने A1 का निकाला, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपने जो भी डेटा होगा निकाला, उसका से हमेशा आपको माइनस लगाना है, ठीक है। फिर आप कहिए कि B1 का आप निकालेंगे, उसका आपने जो भी डेटा होगा निकाला, फिर उसका से प्लस रहेगा, तो ये माइनस प्लस ऐसे चलते रहता है, ठीक है, माइनस प्लस ये ऐसे आपका चलते रहता है, ठीक है। तो ये समझ गए, इतना निकालना आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारणिक और आव्यूह में कहिए कि डिफरेंस क्या होता है, तो वही सारे मैंने ऊपर आपको बता दिया कि सारणिक क्या करता है, एक आपको फिक्स मान देता है, कोई संख्या देगा, एक कोई मान देगा, ठीक है, जैसे कि आपको इंटरफेस पे एग्जांपल के थ्रू दिख रहा होगा। और ये केवल हमेशा वर्गाकार में होता है, अर्थात स्क्वायर में होता है, n गुणे n में होता है। एक आपको मान देता है, ठीक है, जैसे कोई भी मान हो गया, आप किसी कोई भी कहिए कि सारणिक लेंगे, उसका एक कोई आपको फिक्स वैल्यू, एक कोई मान देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस लगा करके। आव्यूह में क्या होता है कि इसका सिंबल आपको दिख रहा होगा, आव्यूह का देखिए सिंबल ये होता है ब्रैकेट, ठीक है। और ये देखिए क्या होता है, संख्याओं का आयताकार समूह होता है। ये वर्गाकार में भी हो सकता है, आयताकार में भी हो सकता है। ये केवल आपको एक व्यवस्था देता है, ठीक है, एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं देता है। ये एक तरीके से आप इसका एडिशन कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कई सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक कोई ये आपको फिक्स वैल्यू नहीं देगा, ये बॉक्स जैसे आपको दिया हुआ है, इसी प्रकार से कोई और आपको एक आव्यूह देखने को मिल जाएगा, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आप इनवर्स निकालेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ब्रैकेट में ही इसी तरीके से एक आपको कोई और आव्यूह बना करके देगा,
एक कोई फिक्स आपको वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। दोनों में अंतर डिफरेंस समझ गए। वर्गाकार हो सकता है या फिर आयताकार भी हो सकता है, कोई मान नहीं, केवल आपको क्या देता है, केवल एक तरीके से ये टेबल देता है, एक आपको समूह देता है और संख्याओं की इसमें तालिका होती है, यही डिफरेंस होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। वही देखिए की डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मान देता है और ये जो आपका अवयव है कोई वैल्यू नहीं देता है, एक आपको टेबल देगा, संख्या देगा। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 3 1 4, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, आपका 4 दूना 8 हो गया और माइनस 3 हो गया, तो ये आपको 5 एक मान दे दिया। लेकिन ये अवयव क्या करेगा, अवयव आपको कोई मान नहीं देता है, अवयव आपका दिया हुआ है मान लीजिए 2 3 1 4, तो ये आपको कोई मान नहीं देता है। इसी प्रकार से आपको कोई और अवयव दिया रहेगा तो उसमें आप ऐड करेंगे, उसमें से घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ गुणा करेंगे या फिर इसका ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये टेबल के फॉर्म में ही, अवयव के फॉर्म में ही आपको एक और टेबल बना करके देगा, एक और आपको सारणी बना करके देगा। और सारणी में क्या करता है, सारणी आपको एक वैल्यू देता है, एक आपको मान देता है। और फिर आपको एक चीज याद रखना है कि ये हमेशा वर्गाकार होता है, स्क्वायर में होता है। 2 गुणे 2 का हो, 1 गुणे 1 का हो, 3 गुणे 3 का हो, 4 गुणे 4 का हो, ये आपका वर्गाकार में भी हो सकता है और आयताकार में भी हो सकता है। 1 गुणे 2 का भी हो सकता है, 1 गुणे 3 का भी हो सकता है, 3 गुणे 3 का भी हो सकता है, 1 गुणे 5 का भी हो सकता है, ठीक है। कैसे भी हो सकता है, वर्गाकार और आयताकार जैसे आप मतलब जो अवयव हो गया वो जैसे हो सकता है, मतलब किसी भी कली के ऑर्डर में हो सकता है। अब चलिए वो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। सारणी, हाँ, एक और आपको देख लेना है, इसमें से आपके एक-एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है कि उप सारणी का मान, वही मैंने आपको जो ऊपर बताया कि उप सारणी कैसे निकालते हैं वो थोड़ा-सा देख लीजिए। इसका डेफिनेशन पहले देख लीजिए कि उप सारणी का डेफिनेशन क्या होता है। तो उप सारणी का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उप सारणी किसी सारणी के किसी अवयव का उप सारणिक वह सारणिक होता है जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको एक लेकर के बता दे रहा हूँ कि 3 5 1 2 1 8 1 2 5, ये आपको एक कोई सारणिक मान लीजिए, ये एक कोई सारणिक आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, डिफिनेशन समझिए कि उप सारणिक क्या होगा कि किसी सारणी के किसी अवयव का उप सारणिक, किसी सारणी के किसी अवयव का उप सारणिक, कोई भी अवयव ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1, ठीक है, ले लेते हैं 1। किसी अवयव के, किसी सारणी के किसी अवयव, किसी सारणी के किसी अवयव, कोई सारणिक हो गया, इसका किसी अवयव, मान लीजिए कि हम 1 ले लेते हैं, कोई अवयव हम 1 ले लिए, ठीक है। किसी सारणी के किसी अवयव का उप सारणिक वह सारणिक होता है। अब इसका उप सारणिक क्या होगा, इसका उप सारणिक क्या होगा, तो वह सारणिक होता है जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। अब एक हमने ले लिया, इसके हम पंक्ति को हटा देते हैं, इसके हम क्या करते हैं, कॉलम को हटा देते हैं। अब जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, उप सारणिक हो जाएगा। बचा क्या क्या भाई, ये बचा आपका 3 बचा, ये एक आपका बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा, ये 5 बचा, तो हम लिख लेंगे 3 1 1 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, उप सारणिक अर्थात माइनर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ गए कि माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है, किसी भी अवयव, क्या पूछेगा कि बताइए इसका माइनर क्या होता है, क्या होगा, तो इसके रो को काट देंगे, ठीक है, कॉलम को काट देंगे और इसके रो को काट देंगे, ठीक है। जो भी आपका बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इजी है। अभी चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ, ठीक है। समझ गए, एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, अभी इसका क्वेश्चन भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद से चलिए यहाँ देखिए, सारणी के लिए उप सारणी, इसका मान बताइए, कहेगा कि हाँ बताइए कि इसका मतलब A11 का या फिर A12 का या फिर A13 का, कोई भी आपसे डेटा दे देगा, कहेगा कि इसके सारणी का कहिए उप सारणी बताइए, माइनर बताइए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, एक कोई सारणिक दिया हुआ है। अब कहेगा कि M11 का मान बताइए, ठीक है। आप माइनर को, जैसे आप सारणिक को A से लिखते हैं या फिर D से लिखते हैं, तो माइनर को आप क्या लिख सकते हैं, M से लिख सकते हैं। तो M11 का मान बताइए, कहेगा इसमें M11 का मान बताइए, ठीक है। तो M11 का मान आप कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो 11 का मान मतलब ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम, M11 मतलब 1 मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहला कॉलम हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमें इसका कह लिए कि माइनर निकालना है। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसका जो भी आपका कॉलम हो गया वो उसको गायब कर देंगे, जो भी आपका रो हो गया उसको गायब कर देंगे। बचेगा का, ये बचेगा, बचेगा कौन कौन सा, A22 A23 A32 और A33। तो देखिए यही दिया हुआ है, A22 A23 A32 A33, ठीक है, यही दिया हुआ है, सेम यही दिया हुआ है। तो माइनर मतलब वही होता है जो भी आपसे जिसका भी पूछेगा, मान लीजिए कि M12 का पूछ लिया, 12 मतलब क्या हुआ भाई, कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। हमें इसका पूछा है कि A12 का बताओ,
M12 का बताओ, अर्थात करिए कि M12 का बताओ कि हाँ इसका माइनर क्या होगा, माइनर को M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए M11 या फिर M22 ऐसे करके लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा ऐसे AIJ, ठीक है। तो ए क्या आई, ये एक तो मान लीजिए एक सारिक हो गया, आई क्या हो गया, आई इसका पंक्ति हो गया और जे कॉलम हो गया। तो ऐसे लिख देगा कि A23 का मान बताइए, ठीक है। तो A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो दूसरी पंक्ति देखिए इसमें कौन सी है, दूसरी पंक्ति ये वाली है, ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। तो दूसरी पंक्ति ये है, इसी में मान है। और तीसरा कॉलम कौन सा है, ये है। तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे माइनर की बात हो रही है, तो इसीलिए इसको माइनर को क्या करते हैं, M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि M12 का मान बताओ, ठीक है। M12 का मान मतलब कि पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति इसमें कौन है, देखिए पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति आपकी ये है। तो इसमें पहली पंक्ति हमने ले लिया ये, ठीक है। और दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, और ये आपकी पहली पंक्ति हो गई। तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ठीक है। तो M12 का मान पूछा गया है, तो M12 का ये हो गया। अब इसके बाद से इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ऊपर इसके जितने भी रो हैं और इसके ये जितने कॉलम हैं, बचेगा कौन कौन सा बचेगा, ये वाला A21, A31, A23 और A33। तो देखिए यही वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से माइनर समझ गए, काफी सिंपल है, काफी इजी है, ठीक है। अब इस माइनर का कहेगा कि मान भी निकालिए, तो माइनर का मान निकाल लेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है भाई। मान लीजिए कोई डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए 3 5 3 5, अब ये निकालिए, माइनर निकालिए, समझ गए आप। तो उसके बाद से इसका मान तो निकाल ही सकते हैं, काफी सिंपल है। जो भी दिया होगा डेटा बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण देख लीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल के साथ थोड़ा सा और बेटर तरीके से आप समझेंगे। इसमें सबका बताया गया, लेकिन एक का मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी का, ठीक है। M यहाँ पे देखिए माइनर A11, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम इसका लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसका हमें क्या करना है भाई, माइनर बताना है, ठीक है, उपसारिक बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके इसमें आपको दिया रहेगा कि हाँ M13 का मान बताइए, ठीक है। या फिर ऐसे कह के दे देता है कभी कभी कि A13 का इसमें उपसारिक बताइए, ठीक है, और उसका मान बताइए। तो आप क्या करेंगे भाई, जिसका भी आपसे पूछेगा, मान लीजिए सपोज की एग्जांपल के लिए हमसे पूछ दिया गया है इसका इसका पूछ दिया गया कहीं इसका उपसारिक क्या होगा, ठीक है, और उसका मान बताइए। तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या क्या ये। तो इसका उपसारिक क्या हो जाएगा, 4 7 5 8। क्लियर है। अब इसका मान आपको निकालना आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 माइनस 7 पचे 35। हमेशा माइनस, ये ध्यान रखना है कि माइनस ही रहता है, ठीक है। तो 8 चौको 32 हो गया और 7 पचे 35 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसका क्या करना होता है, मान निकालना होता है, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी इजी है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप एक समझ के एग्जाम्पल के थ्रू, अब कोई भी आपसे पूछा जाएगा, किसी का भी मान आपसे पूछा जाएगा, आपको उसको करिए कि बताने में कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 2 गुणे 2 में तो और सिंपल है। अगर 2 गुणे 2 का कोई सारिक दिया हुआ है, सपोज कीजिए, ये भी आपसे पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक डेटा आपसे दे दिया गया था 2 3 5 7, वो तो आपने ऊपर 3 गुणे 3 का देखा। अब 2 गुणे 2 का एक सारिक दिया हुआ है, कह दे कि भाई इसमें कह दे कि M22 निकालिए, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। पहली पंक्ति ये हो गई आपकी, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, ठीक है। ये इसका आपको मान निकालना है, इसका आपको कहिए कि उपसारिक निकालना है, माइनर निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, तो ये वाला गायब हो गया आपका, इसका कहिए कि कॉलम गायब हो गया और इसका रो गायब हो गया, बचा क्या, 2। तो इसका डायरेक्टली आपको आंसर क्या देखने को मिल जाएगा, 2। अर्थात कहिए कि इसमें तो कोई आपको मान ही नहीं निकालना है, 2 गुणे 2 में रहता है, तो डायरेक्ट वही आपको आंसर ही मिलता है डेटा के रूप में, ठीक है। समझ गए आप, 2 गुणे 2 का दिया रहेगा। तो जैसे देखिए इसमें पूछा गया है कि M11 का मान निकालिए, ठीक है, M11, ठीक है। तो पहली पंक्ति और पहला करिए कि कॉलम, ठीक है। तो M11 यानी कि इसका मान निकालना है। तो ये गया पूरा इसके लाइन का, ये भी गया पूरा, बचा क्या, D। तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, D हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 2 में तो कोई समस्या नहीं है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। अब सहखंड क्या होता है, ये आपका, ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि बताइए इसका कोफैक्टर क्या होगा। तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है, क्या करना है भाई, कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है। बस आपका जो भी माइनर में जो वैल्यू निकल के आता है, उसी वही रहता है सेम, बस उसी में प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है। कैसे प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोफैक्टर जब भी आपसे, इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका मेन फार्मूला है। तो फार्मूले को देख करके बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार बहुत बड़ा फार्मूला है, पता नहीं क्या चीज है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, फार्मूला है।
अब सी आई जे यानी कि पूछा गया है, इसको कभी कभी ए से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे सी से भी डिनोट करते हैं। तो सी आई जे मतलब ये आपका कॉलम होता है आई, सॉरी आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है, ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा। बस इसमें माइनस वन से कहिए कि मल्टीप्लाई होता है, माइनस वन होता है और इसी के पावर में होता है आई प्लस जे और इंटू मल्टीप्लाई होता है जो भी आपका माइनर आया हुआ है, अर्थात कहिए कि जो भी आपका माइनर आया हुआ है उससे मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सा एग्जाम्पल लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 3 4 2, एक ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से देता है, कहेगा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपसे कह दिया कि हाँ इसका सहखंड निकालिए, को फैक्टर निकालिए, ठीक है। को फैक्टर निकालिए, ठीक है। किसका कह देगा को फैक्टर, कह लीजिए कि किसी का कह दिया कि टू टू C22 मतलब इसका को फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस साड़ी का मान निकाल लेते हैं। कितना होगा भाई, साड़ी का मान निकालेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साड़ी का मान भी निकालेंगे और पहले साड़ी का अगर करिए C22 दिया गया है तो C22 का मान हम इसका सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर के बाद आपको को फैक्टर। तो C22 ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति की बात हो रही है और दूसरे कॉलम की भी बात हो रही है। तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपका माइनर क्या हो जाएगा, तो ये वाला गायब हो गया, ये वाला गायब हो गया। माइनर क्या हो गया इसका, माइनर को हम चलिए एम से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। माइनर एम से डिनोट करेंगे, एम, और एम में आपका M22, ठीक है। M22 क्या हो गया आपका भाई, आपका 2, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बस ये गया, ये गया, तो ये बचा आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका माइनर हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें को फैक्टर निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, को फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमने कहिए कि माइनर हम निकाल लिया हमने। अब हमें को फैक्टर निकालना है, पूछा गया है कि हाँ C22 अर्थात इसका को फैक्टर हमें बताना है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और फार्मूले में रख के भी कर सकते हैं। फार्मूले में रख के कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपका फार्मूला है -1, चलिए हम फार्मूले में रखते हैं, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। -1 और आई प्लस जे मतलब कौन सा दिया हुआ है, दूसरी दूसरी मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो आई प्लस जे को कर दी कि ऐड करना होता है, तो 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और उसके बाद से इनटू मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, जो भी आपने ये माइनर निकाला है, माइनर का मान कितना है 2, वही आपका मल्टीप्लाई में रहेगा। जो भी हमने माइनर निकाला है एम आई जे अर्थात M22 का मान हमने निकाला है, तो वही आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा जो भी आपने निकाला है, ठीक है। तो 2 आपका मल्टीप्लाई में हो गया। इसका आप क्या करेंगे, ये आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो आपका पहला अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप कहिए कि स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर आपका प्लस में आता है, फिर क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा, फिर से उसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका C22 का मान राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब इसको आपको इस ट्रिक के साथ याद रखना है। किस ट्रिक के साथ याद रखना है, आपको मालूम है कि ये आपका पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। अगर 3 × 3 का दिया हुआ है, फिर तीसरा प्लस होगा। तो जो भी आपका ये मान आता है, जो भी आपके कहिए कि माइनर का मान आता है, इसी में बस आपको माइनस प्लस लगा देना होता है, वही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भाई, अगर आपका M11 का पूछा हुआ है, मतलब C11 का पूछा हुआ है, एक कोफैक्टर पूछा हुआ है, C11 का पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ। आपको मालूम है जो भी आपसे एक सारिक 2 3 5 1 3 8 2 1 1 ये आपका दे दिया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए मतलब पूछ दिया कि हाँ बताइए, किसी एक का मान लीजिए कि किसी का पूछ दे कि हाँ इसका बताइए, तो आपको क्या करना होता है, आपको मालूम है ये आपका क्या होगा, ये आपका भाई प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, उसके बाद से फिर आपका प्लस लगता है। तो बस जो भी आपका कहिए कि जो माइनर आएगा, उसी में आपका जो माइनर का आंसर आएगा, उसी में आपको प्लस माइनस लगाना होता है, तो ये आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसका आंसर हमने प्राप्त कर लिया। चलिए सपोज कीजिए जो भी हमसे पूछा गया है कि हाँ इस साड़ी का मान हमने निकाल लिया, पहले माइनर हमने निकाल लिया, माइनर हमारा आंसर आया है 8, ठीक है। अब पूछा गया है कि हाँ इसका मान निकालिए, इसका बताइए, को फैक्टर बताइए, C11 का बताइए, C12 का बताइए। तो 1 1 रहेगा तो 1 + 1 2 रहेगा।
जब 2 रहेगा तो पहला वाला आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अगर आपका इवन में आता है तो इवन में क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। अगर आपका ऑड में आता है, इसका मान अगर आपका ऑड में आता है, जैसे पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम हो गया, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम हो गया, 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका ऑड में हो जाएगा तो ऑड के पहले माइनस लग जाता है, तो बस इसी के आंसर में आपको माइनस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ, ये सिंबल आपको साइन बस याद होना चाहिए। साइन की सहायता से आप डायरेक्टली जो भी आपके माइनर का मान आएगा उसी में आपको प्लस माइनस करना होता है और कुछ इसमें करना ही नहीं होता है। ठीक है, प्लस माइनस करना होता है, ये आपका इसका फार्मूला है। ये पहला प्लस होता है, माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, अर्थात एक एक रिपीट होकर के चलता है। तो इसमें तो आपको याद भी नहीं करना है भाई, रिपीट होकर के चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रिपीट होकर के चलता है। ये लगभग सभी बच्चों को ये 3 × 3 का अगर दिया हुआ है तो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये 3 × 3 का दिया हुआ है, क्या चलता है भाई आपका, ये प्लस हो गया, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, ऐसे करके आपका रिपीट होता रहता है, प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपको सिंबल बस आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए एक एक उदाहरण समझते हैं। दिया हुआ है कि a11 का कोफैक्टर क्या होगा। ठीक है, a11 का कोफैक्टर क्या होगा, a11 कौन सा है, a11 कौन सा है भाई, a11 कौन सा है, तो a11 ये वाला है। ठीक है, इसका हमसे पूछा गया है कोफैक्टर, क्या पूछा गया है भाई, कोफैक्टर। फार्मूले में हम रखते हैं, फार्मूला हमको याद है C11। ठीक है, माइनस फार्मूला क्या होता है, माइनस आई प्लस, ये आई है, ठीक है, आई प्लस जे, और उसके बाद से मल्टीप्लाई में आपका क्या रहता है, जो भी आपका कोफैक्टर आया रहता है। तो M11 का पूछा गया है तो M11 का आपका जो भी आपका सॉरी कोफैक्टर का जो भी आपका माइनर आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, तो बस इसका आप मान निकालिए। हमें पूछा गया है A11 का, तो आपका ये गया और ये गया। ठीक है, तो इसका हम पहले साड़ी का मान निकालेंगे, 9 × 5 = 45, फिर आपका माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 8 × 6 = 48, कितना आ गया आपका, -3, -3 इसका आंसर आया। अब -3 में आपको क्या करना है, बस देखिए अगर आपका ये वाला A11 पूछा गया है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 आपका क्या है, इवन है, तो इवन के केस में आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वही अगर आपका ये ऑड रहेगा तो बस इसका आंसर माइनस में हो जाएगा, अर्थात साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कोफैक्टर में कुछ नहीं होता है, जो भी आपका माइनर आया हुआ होता है तो वो माइनर प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा, वही आपका कोफैक्टर दर्शाता है। ठीक है, एक बार और फिर से रिपीट करके बता दूं, और ये आपका पूछा आता है, जो माइनर है और कोफैक्टर है आपका एक एक नंबर में पूछा आता है। कैसे पूछा आता है, एक बार और फिर से रिपीट करके बता दूं। हमसे पूछ दिया गया, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में गिवन हो गया। ठीक है, 3 × 3 का क्या है, सारणिक है। हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि हाँ बताइए C11 बताइए, अर्थात कहिए कि कोफैक्टर बताइए C11 का, अर्थात पहली पंक्ति, ये आपका पहला कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, इसका हमसे पूछा गया है कि इसका आप हमें कोफैक्टर बताइए। सबसे पहले हम इस साड़ी का, अगर 2 × 2 का रहता तो डायरेक्ट मान निकल जाता है, तो उसमें तो मान निकालना ही नहीं रहता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसका साड़ी का मान निकालेंगे। तो हमसे ये पूछा गया है, चलिए हम इसको पहले सबसे पहले एक तरीके से इसका हम माइनर निकालते हैं। ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे, ये माइनर निकल गया, माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका मान निकाल लेंगे हम। 9 × 5 = 45, 8 × 6 = 48, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, -3 आ रहा था। ठीक है, -3 आपका आ गया, ये कितना हो गया आपका, किसका मान हो गया, माइनर हो गया, अर्थात M11 का मान हो गया। ठीक है, माइनर के लिए माइनर का मान हमारा -3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपका ये फार्मूले में देखेंगे, अगर आपसे पूछा गया है कि C11 तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। आपका 2 क्या है, आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वही ऑड रहता तो इस केस में इसका सिंबल बस अगर -3 है तो +3 हो जाता। जैसे अब देखिए इसी में आपका दूसरा देख लीजिए, आपसे दूसरा पूछा गया है कि A12, ठीक है, कोफैक्टर ज्ञात कीजिए A12, 12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर ज्ञात करना है। तो ये वाला गया पूरा, ये वाला गया, बचा क्या, ये 9 × 4 = 36, हो गया, 9 × 4 = 36, और उसके बाद से फिर माइनस लगेगा, -7 × 6 = 42, कितना आ गया भाई, -6, -6 कितना आ गया, -6। अब देखिए कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि C12, ठीक है, मतलब कोफैक्टर ज्ञात करना है 12 का, C12।
अब 1 प्लस 2 फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 क्या है आपका, ऑड है। जब भी आपको ऑड देखने को मिलेगा तो आपका उसका कहिए कि कोफैक्टर क्या हो जाएगा, बस इसका सिंबल हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, सिंबल चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे भाई, फार्मूले में रख करके देखते हैं। आपका फार्मूला होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका दिया हुआ है -1, फार्मूला क्या होता है -1 और उसके पावर रहता है i प्लस जे, इंटू में जो भी आपका माइनर का मान निकालना है। मान लीजिए कि इसमें पूछा गया है -2 1 का, 1 2 का सॉरी, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया है कि हाँ इसका मान कितना आया है, माइनर का मान कितना आया है, -6 आया है। अब इसमें रखेंगे, इसमें -1 है और ये आपका i प्लस जे मतलब 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब 3 का जब इसका आप कहिए कि क्यूब करेंगे तो आपका माइनस में ही तो आएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, बस माइनस में -1 हो जाएगा। और ये पहले ही आपका इसमें कहिए कि इसके हमने माइनर का मान निकाल लिया था, तो -6 आया था। अब माइनस माइनस बस आपका कहिए कि प्लस हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें सिंपल भाषा में समझिए कि जब भी आपसे कहिए कि आपसे कोफैक्टर पूछा जाए तो कोफैक्टर में कुछ नहीं है, बस सिंबल का कह सकते हैं बदलाव है। क्या कह सकते हैं भाई, सिंबल का बदलाव है। बस फार्मूला याद है, जो भी आपसे डेटा पूछे उसके सिंबल का आप उसका माइनर निकाल देंगे, ठीक है। माइनर निकाल लेंगे, माइनर का मान जो भी आएगा। अब आप देखेंगे अगर आपका ये पावर कह लीजिए कि ये जो दिख रहा होगा ये आपका इवन रहेगा, तो जैसे का तैसे जो आपका आया हुआ है वही आपका आंसर रह जाएगा। जो आपका अगर कहिए कि ऑड में रहेगा तो जो भी आपके कहिए कि माइनर का आंसर आया हुआ है तो उसका बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने देखा, इसका हमने निकाला था, किसका निकाला था, 1 2 का, ठीक है। 1 2 इसका निकाला था, ये गया, ठीक है। 9 चौको 36 माइनस 7 छके 42, कितना आया था भाई, -6 आया था। अब इसमें देखिए आंसर में इसका कितना आया है, इसका कहिए कि कोफैक्टर कितना आया है, +6 आया है, क्योंकि ये क्या है आपका 2 + 1 आपका क्या है 3 है। ये ऑड हो जाएगा और ऑड का इसका जब भी आप क्यूब करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस हो गया और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस गिवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जब भी आपसे कोफैक्टर पूछा जाएगा तो जो भी आपके कहिए कि उस सारणी का कहिए कि उसके माइनर का मान आएगा उसी में साइन का कन्वर्जेशन अर्थात साइन का बदलाव हो जाएगा। अगर आपका कहिए कि इवन रहेगा, इसका पावर अगर आपका जोड़ने पे कहिए कि इवन आएगा तब कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपका ऑड आएगा तो बस इसका सिंबल जो भी आपका आंसर आएगा माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, काफी सिंपल है, काफी ईजी है, ठीक है। फिर देखिए आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारणिकों के गुणधर्म, ये काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सारणिकों के गुणधर्म आपको मालूम होना चाहिए। जल्दी जल्दी में देख लीजिए। पहला गुणधर्म क्या है कि तत्समक सारणी का मान हमेशा 1 होता है। तत्समक सारणी क्या होता है कि इसके जितने आपके विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो आपके 1 रहेंगे। विकर्ण होते हैं, ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। पहला ये गुणधर्म अगर आपको नहीं याद है तो आप कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, डायगोनल जो विकर्ण होते हैं ये 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस लगा करके अब 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो पहला होता है आपका तत्समक सारणी जिसका मान क्या होता है भाई, हमेशा आपका 1 होता है। फिर दूसरा चलते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि दो पंक्तियों या फिर स्तंभों को बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एक सारणिक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक सारणिक। अब इसको उठा करके दो सारणिक, यहाँ पे क्या किया गया है, दो पंक्ति के थ्रू आप बदलाव करें या फिर स्तंभ के थ्रू आप बदलाव करें तो क्या होगा, इसका बस चिन्ह बदलेगा, मान वही रहेगा, चिन्ह बदलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका 2 3 दिया हुआ है, ये 4 5 दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या कर दे, इसको हम ऊपर कर दे और इसके ऊपर वाले को हम नीचे कर दे, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस जो भी इसका आंसर आएगा उसका कहिए कि सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे सिंबल चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि 5 गुणे 2, ठीक है, 10 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 माइनस 12 आ जाएगा, कितना हो गया, यहाँ से आपका -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके रो को ऊपर नीचे कर देते हैं या फिर कॉलम के थ्रू भी, कॉलम को इधर उधर कर देते हैं, किसी एक को रो के थ्रू हम, चलिए रो के थ्रू ही करते हैं। चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4 5। अब इस 4 5 को हमने क्या कर दिया, इस 4 5 को हमने ऊपर कर दिया और 2 3 को हमने नीचे कर दिया। 4 5 को ऊपर कर दिया, 2 3 को हमने नीचे कर दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या मान सेम आ रहा है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 5 दूना 10, ठीक है, 12 माइनस 10
मान कितना आ गया 2, तो वैल्यू तो 2 ही आया, इसमें भी 2 आया था, इसमें भी 2 आया था, बस साइन क्या हो जाएगा, साइन आपका बदल जाता है, ठीक है। तो वही कहा गया है दूसरे गुणधर्म में आपके यहाँ पे आपका वही कहा गया है कि दो पंक्तियों या स्तंभों को बदलने पर सारणी का चिन्ह क्या हो जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है, वैल्यू सेम रहता है, बस इसका सिंबल बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। फिर तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है कि यदि यदि दो पंक्ति या फिर स्तंभ समान हो तो सारणी का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दो पंक्ति या फिर स्तंभ ऐसे देख लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका दिख रही है 1 2 3 दिख रहा होगा, 1 2 3 दिख रहा होगा, ठीक है। तो दो पंक्ति क्या है, समान है, तो ये एक इसका गुण है, क्वालिटी है कि जब भी आपको किसी सारणी में दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ कोई देखने को मिल जाए, अगर सेम देखने को मिल जाए, ठीक है, दो पंक्ति हो अर्थात दो रो हो या फिर दो कोई कॉलम सेम देखने को मिल जाए, सेम डेटा उसमें देखने को मिल जाए, अवयव देखने को मिल जाए, तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा भाई, हमेशा 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या है भाई, आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे इसमें दो गुण दो का आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, 3 3 है, 3 4 है, 3 4 है, दो पंक्ति क्या है, सेम है, तो जब इसका आप करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये है, आप इसका प्रसार करके भी देख सकते हैं, दोनों सेम है। अब जब इसका आप प्रसार करके यहाँ से मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका गुण है कि हाँ दो पंक्ति या फिर स्तंभ अगर सेम होते हैं तो सारणी का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कहिए कि 0 हो जाएगा। फिर देखिए यदि किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होगा, अर्थात कोई एक पंक्ति ले लीजिए या फिर कहिए कि कोई भी एक आप कॉलम ले लीजिए, अगर उसके सभी कहिए कि वैल्यू क्या है, 0 है, उसके अवयव के सभी मान आपके 0 0 है, तो इस केस में भी सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका पहला तो सही है, तीसरा वाला भी रो सही है, दूसरा रो देखिए इसमें 0 0 दिया हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पूरे सारणी का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई एक कॉलम रहता जिसमें तीनों अवयव कहिए कि 0 रहते, तो आपके क्या होता, सारणी का मान आपका 0 हो जाता। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि कोई भी आपकी पंक्ति हो या फिर स्तंभ हो, उसके सभी अवयव अगर शून्य हो, कोई भी एक कहिए कि रो हो गया या फिर ये रो हो गया या फिर ये कोई भी एक रो हो गया, अगर इसके सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारणी का मान क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी, देखिए इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव को किसी सदिश k से गुणा किया जाए तो सारणी का मान k से गुणा हो जाता है। कैसे गुणा हो जाता है भाई, सपोज कीजिए कि हमें एक दिया हुआ है, सारणी गिवन है, ये गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अभी इसका मान आप निकालिए, मान कितना होगा भाई, तो मान देखेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, और माइनस 3 दूना 6, -2 आपका इसका वैल्यू आ गया, कहेंगे हाँ सर -2 वैल्यू आ गया। अब हमने इसमें क्या किया, किसी एक, देखिए किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभ में, किसी भी पंक्ति में कीजिए, इसमें गुणा कीजिए या फिर इसमें गुणा कीजिए या फिर इसमें इस स्तंभ में गुणा कीजिए या फिर एक स्तंभ में गुणा कीजिए, किसी में भी, ठीक है। तो हम चलिए पहली वाली पंक्ति में इसमें हम क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा सारणी का आपका 3, और इसमें गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 6, और नीचे का सेम रहेगा 4 3 4, ठीक है। 3 6 3 4 यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 3 6 3 4, ठीक है, आ गया, सेम आ गया। अब इसके बाद से देखिए आप इसका मान निकालिए, तो 4 3 12 माइनस 6 18, ये देखिए 4 3 12 और 6 3 18, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से आपका -6 आ गया, ठीक है, -6 आ गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो -6 ये जो दिया हुआ है, तो इसमें क्या आपका 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, जो आपका -2 पहले आपका आंसर आया था, तो -2 था, ये भी आपका -2 है, और इसमें कहिए कि 3 का मल्टीप्लाई हो गया है, क्या हो गया भाई, 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया है। ऐसे आप समझिए, ऐसे थोड़ा सा समझिए कि जो भी आपका सारणी गिवन रहेगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव को अधिक k से गुणा किया जाए तो सारणी का मान भी k से गुणा हो जाता है। अर्थात अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक सारणी दिया हुआ है, कोई बड़ा सा सारणी ले लीजिए, ठीक है, 2 3 5 8 3 11 2 1 1, और हमें इसका मान दे दिया गया है, हमें इस सारणी का मान दे दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमें इस सारणी का मान दे दिया गया है कि चलिए भाई आपके इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब कह दिया उसने, क्वेश्चन में गिवन दे दिया, क्वेश्चन में उसने कह दिया कि हमने क्या किया, इस रो में हमने क्या किया भाई, इस रो में हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किसी भी एक रो में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर कॉलम में। अब बताइए कि इसका मान क्या होगा, तो आपने गुणधर्म में क्या पढ़ा, आपने गुण क्या पढ़ा कि यदि किसी एक पंक्ति या फिर के
या फिर एक पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयवों को k से गुणा किया जाए तो साड़ी का मान k से गुणा हो जाता है। अर्थात इसमें आपने 2 से गुणा किया तो साड़ी का मान आपका दिया हुआ था, इसमें भी आपका डायरेक्टली 2 से गुणा हो जाएगा। तो 112 है तो आपका इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 224 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये गुण हमें क्या बताता है कि जब भी आपका किसी भी पंक्ति में या फिर किसी भी स्तंभ में हम k से गुणा करते हैं, k से गुणा मतलब k मतलब कोई कांस्टेंट से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, किसी से भी हम गुणा करते हैं तो इसका जो सारणिक का वैल्यू है उसमें भी डायरेक्टली k से गुणा कर देंगे तो उसका मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, पांचवा गुणधर्म है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, ये क्या है कि एक पंक्ति, क्या है भाई, एक पंक्ति, काफी सिंपल है लेकिन प्रॉपर्टी आपसे एक एक नंबर में पूछा आता है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पंक्ति, कलर चेंज कर लूं मैं, एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अदिश गुणज को जोड़ने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। क्या कहा गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी ऑपरेशंस को लेकर के यही संक्रियाएं आप करते हैं। तो सारणिक में क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, घटाते हैं। जैसे एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अदिश गुणज को जोड़ने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। जैसे आपका एक सारणिक गिवन है, ठीक है, अब इस सारणिक में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके और इसमें फिर हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कोई मान, कोई वैल्यू में क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको गिवन है, यही वाला मान लीजिए कि आपको गिवन है 2 3 4 5। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 10 12, 10 12 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टी इसका मान निकालेंगे, -2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि R2 कौन है, R2 ये है, इसमें हम क्या करेंगे, R2 में R2 यहाँ देखिए R2 - 2R1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि R2 में हम माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 का। ठीक है, अर्थात कहिए कि किसी भी पंक्ति में उसके, कहिए कि जितने भी आपके अवयव वगैरह हो गए, किसी से हम गुणा कर दिए, किसी कांस्टेंट से हम गुणा कर दिए, उससे कुछ घटा दिए। ठीक है, तो हमारी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, R2 को, ये जो R2 हो गया, R2 में जो भी ऑपरेशन होगा ये पहले दिख रहा होगा, तो R2 मतलब इसमें भी जो ऑपरेशन होगा इसी में होगा। R2 में हमने क्या किया, R2 - 2R1, यानी कि R2 में से हमने घटा दिया, क्या घटा दिया, 2 से गुणा करके और R1, 2 R1 हमने क्या कर दिया, R1 ये है, 2 R1 हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो ऊपर आपका वैल्यू आया था वही सेम वैल्यू रहेगा, अर्थात कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम किसी भी कलिए की, यहाँ देखिए, एक पंक्ति या फिर दूसरी पंक्ति के अदिश गुणज को जोड़ने या फिर कलिए की घटाने पर सारणी का मान नहीं बदलता। कोई भी कलिए की हम गुणा कर दिए, उसमें से कुछ भी जोड़ दिए, घटा दिए, तो उसमें उसके वैल्यू जो आएगी, जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ रही थी -2, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी सारणिक में कलिए की दूसरी पंक्ति के अदिश गुणज या फिर दूसरी पंक्ति के कलिए की गुणज वगैरह को जोड़ने या फिर घटाने पर हमारी सारणिक में जो सारणी की वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट गुण है और इसी से रिलेटेड काफी आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। फिर सातवीं प्रॉपर्टी है त्रिभुजीय सारणिक। इसमें क्या होता है, आप देखिए, त्रिभुजीय सारणिक में क्या होता है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कलर चेंज कर लूं मैं, यहाँ आप देखिए कि त्रिभुजीय सारणिक ऊपरी या फिर निचली का मान विकर्ण के अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपका ऊपर या फिर नीचे तीन आपके, देखिए तीन आपके जीरो दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए, चाहे यहाँ पे ऊपर साइड में चाहे नीचे साइड में, तो आपको क्या करना होता है, इस सारणी का मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका जो विकर्ण है 2 4 6, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 5 3 2, तो डायरेक्ट आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो 4 दूना 8, 8 छके 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार से सारणिक देखने को मिले कि इसमें क्या होगा भाई, आपके नीचे के आपके कहिए कि डायगोनल्स के नीचे के आपके अवयव पूरे जीरो होंगे या फिर डायगोनल्स के ऊपर के आपके अवयव आपके जीरो होंगे, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप इसके विकर्ण का, इसके डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करके इस सारणी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी प्रसार करके निकालेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 48 ही आएगा। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जब हमें गुण मालूम है तो हम डायरेक्ट करिए अपना डायरेक्ट मान निकालेंगे, जल्दी से मान निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसके विकर्ण को मल्टीप्लाई करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, काफी सिंपल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 कि विकर्ण सारणिक का मान विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। कोई विकर्ण सारणिक दिया हुआ है जिसमें कहिए कि आपके सारे अवयव, ऊपर तो आपने देखा कि हाँ एक ही अवयव आपके विकर्ण के नीचे के या फिर ऊपर के जीरो रहते थे, इसमें अगर सभी जीरो है तभी भी आप डायरेक्ट इसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसके विकर्ण का मल्टीप्लाई करके। तो 4 तिहाई 12 दूना 24, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके इस सारणी का मान कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने दोनों प्रॉपर्टी देख ली, ऊपर वाला 7वां वाला और 8वां वाला एक ही टाइप का था। फिर देखिए 9वां क्या है, समानुपाती पंक्ति। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि यदि
यदि दो पंक्ति या फिर स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होगा। समानुपाती कैसे है भाई? समानुपाती तो सब समझ गए। अब समानुपाती कैसे होंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 दिया हुआ है, 1, 3, 1, 2, 3 दिया हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे 5, 7, 9 दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 है। अब 1 का दोगुना कीजिए, ठीक है? 2 हो गया, 2 का दोगुना कीजिए, 4 हो गया, 3 का दोगुना कीजिए, 6 हो गया। तो ये समान अनुपात में है या फिर नहीं है? कहेंगे हाँ सर समान अनुपात में है। कैसे है भाई? फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ। इसमें कहा गया है कि कोई भी एक पंक्ति हो गई और उसके बाद से उसकी दूसरी पंक्ति या फिर कहिए कि कोई भी कॉलम ले लीजिए या फिर पंक्ति, तो पंक्ति के थ्रू ही अर्थात रो के थ्रू ही सारी चीजें दी जाती है। तो कोई भी दो पंक्ति अगर समानुपाती है तो उसके बाद से उस जो सारणी का मान आएगा वो 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 का दोगुना कीजिए 2 हो जाएगा, 2 का दोगुना कीजिए 4 हो जाएगा, 3 का दोगुना कीजिए 6 हो जाएगा, ठीक है? तो ये समान अनुपात में है। तो जब भी समान अनुपात में रहते हैं तो इस सारणी का मान हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? इस सारणी का मान क्या आ जाएगा? हमेशा 0 आ जाएगा। आप प्रसार करके भी देखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0। आप जैसे प्रसार करते हैं, एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं, देखेंगे तो इसका मान हमेशा 0 आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ने हमें कह दिया है कि हाँ भाई अगर समान अनुपात में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। अब चलिए देखिए 10वीं प्रॉपर्टी क्या है? 10वीं प्रॉपर्टी देखिए कि यदि यदि किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव दो पदों का योग, तो यदि किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव दो पदों का योग हो तो सारणी के दो सारिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां से देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस पी, ठीक है, b प्लस क्यू और c और d, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे? a c b d, ये आपका एक सारिक हो गया और फिर हम क्या करेंगे? प्लस करके लिख देंगे दूसरा वाला p और p के नीचे c, ठीक है? तो दूसरा आ जाएगा आपका p c और आपका q और d, ठीक है? ये आपका दूसरा सारिक। अर्थात कहिए कि अगर आपका एडिशन फॉर्म में इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है a प्लस, अगर कोई भी अवयव हो गया, कहिए कि कोई भी आपका रो हो गया या फिर कॉलम हो गया, अगर इस प्रकार से एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्लस करके दोनों को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको तोड़ करके पहले हम क्या करेंगे भाई? पहले हम लिखेंगे a वाला, लिखेंगे a के नीचे c हो जाएगा, ठीक है, और b के नीचे आपका d हो जाएगा। तो ये आपका पहला वाला बन जाएगा। फिर दूसरा वाला जब बनाएंगे तो दूसरे वाले में देखिए आपका p हो जाएगा, p के नीचे c हो जाएगा और q के नीचे आपका d हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरा वाला प्लस के फॉर्म में आपका बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एडिशन फॉर्म में हम तोड़ के इसको लिख सकते हैं। समझ गए? ये आपकी 10वीं प्रॉपर्टी है। अब चलिए 11वीं प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, परिवर्त सारिक। परिवर्त सारिक क्या होता है? देखिए, तो सारिक और उसके परिवर्त सारिक का मान समान होता है। देखिए जैसे परिवर्त सारिक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चीजें आपकी कहिए कि जो अवयव है वो बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो आपके रो और कॉलम है उसको बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 1 3 1 2 3 0 4 5 और 1 0 6, ठीक है? अब इस पंक्ति को, ये पंक्ति पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, इसी पंक्ति को हम कॉलम में कर देते हैं। तो 1 2 3 ये पंक्ति हो गई, तो इसको हम पहली पंक्ति को क्या कर देंगे? पहला कॉलम कर देंगे। ये दूसरी पंक्ति हो गई 0 4 5, तो 0 4 5 को हम दूसरा कॉलम कर देंगे। फिर तीसरी पंक्ति हो गई 3 5 6, तीसरी पंक्ति हो गई 1 0 6 है, 1 0 6 है, तो हम इसको तीसरा कॉलम कर देंगे 1 0 6। देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 0 4 5 और आपका 1 0 6, ठीक है? तो ये पंक्ति में थी, ठीक है? अब पंक्ति से हमने क्या कर दिया? इसको हमने कॉलम में कर दिया। ये पहली पंक्ति थी, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी पंक्ति थी, दूसरा हमने इसको कॉलम बना दिया। तीसरी पंक्ति थी, तीसरा हमने इसको कॉलम के रूप में करिए कि एक्सचेंज कर दिया। तो क्या कहा गया है कि सारिक और उसके परिवर्त सारिक का मान समान होता है। अब जो आपने इसका मान निकाला था, जो आपने इसका मान निकाला था कि भाई 22 आया है, तो आपने चेंज तो कर दिया, आपने रो को कॉलम में बदल दिया, लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वैल्यू आपका क्या आएगा भाई? आपका सेम आएगा। तो एक क्वालिटी इसकी क्या है, एक गुण इसका क्या है कि सारिक और उसके परिवर्त सारिक का मान हमेशा क्या होता है? समान होता है। और परिवर्त सारिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे परिवर्त सारिक का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको सारिक गिवन है उसके रो को आप क्या कर देंगे? रो को आप क्या कर देंगे? कॉलम में कर देंगे। जितने रो है, ये पहला रो है तो इसको पहला हमने कॉलम बना दिया, दूसरा रो है तो दूसरा हमने इसको कॉलम बना दिया, तीसरा रो है तो तीसरा हमने इसको कॉलम बना दिया। जो मान इसका 22 आ रहा था वो भी वही मान इसका भी 22 आएगा। अर्थात कहिए कि परिवर्त करने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप रो को कॉलम में कर दीजिए, सभी रो को कॉलम में कर देंगे तो कोई डिफरेंस आपका नहीं होगा। एक रो या फिर एक दो को करेंगे तो दो में आपका सिंबल चेंज होता है। जैसे सपोज कीजिए ये तो हो गया, चलिए आपने अगर रो को बदलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक ऊपर देखा था कि अगर आप केवल इसको, ये रो हो गया, ठीक है, इसको उठा करके आपने यहाँ पे कर दिया, इसको उठा करके आपने यहाँ पे कर दिया, तो क्या आता है आपका? ये जो 22 आया है बस आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपने क्या किया कि रो को एक्सचेंज कर लिया, या फिर कॉलम में एक्सचेंज करना चाहते हैं किसी दो या फिर कहिए कि
कॉलम को कि हाँ इसको उठा करके हमने कॉलम को क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया, इसको उठा करके हमने यहाँ पे कर दिया, तो वैल्यू में आपका माइनस आ जाता है। लेकिन परिवर्त में क्या होता है, परिवर्त में पूरे रो आपके कॉलम में या फिर पूरे कॉलम आपके रो में चले जाते हैं। तो वही परिवर्त में देखिए साड़ी का और उसके परिवर्त साड़ी का मान समान होता है। परिवर्त में क्या होता है कि ये जो रो है, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पहला रो को हम पहला कॉलम बना देंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 ये पहला कॉलम हमने बना दिया। 0 4 5 दूसरा रो है, तो 0 4 5 हमने दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरा क्या है 1 0 0, ठीक है, तो 1 0 6, तो 1 0 6 हमने तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दिया। जब इनको पूरा परिवर्त कर देंगे तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वैल्यू निकालेंगे तो आपको सेम वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर 12वां देखिए आपका गुणधर्म क्या है कि दो सारिकों के गुणनफल का मान उसके अलग-अलग मानों के गुणनफल के बराबर होता है। तो काफी सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि इसका हमने मान निकाला, इसका मान हमने कितना आ गया, एक सारिक हमें दिया हुआ है, डेल्टा 1 दिया हुआ है, तो इसका मान हमने निकाला 5 आ गया। इसका मान हमने डेल्टा 2 का मान निकाला तो ये 2 आ गया। तब बस वही कि अलग-अलग दिया हुआ है, मान दिया हुआ है कि हाँ, दो सारिकों का मान हमें दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका गुणनफल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों का 10 हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि दो सारिकों के गुणनफल का मान, दो सारिकों के गुणनफल का मान उसके अलग-अलग मानों के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसका अलग-अलग मान हो गया, ये हो गया एक मान ली साड़ी पहले का मान आ गया 5 आ गया, दूसरे का मान आपका 2 हो गया। तो जो इसका अगर साड़ी का दोनों का मान निकालेंगे तो 5 गुणे 2 डायरेक्ट आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो साड़िकों के गुणनफल का मान, दो साड़िकों के गुणनफल का मान उनके अलग-अलग मानों के गुणनफल के बराबर होता है। उनका जो भी अलग-अलग मान हो गया, उनका भी गुणनफल करेंगे तो वही मान आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये आपकी क्या हो गई, आपकी 12वीं वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब एक लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, वन डेर मोड आपका डिटरमिनेंट सादिक। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पहला रो या फिर कॉलम क्या होगा, पहला रो या फिर कॉलम क्या होगा भाई, तो पहला रो मान लीजिए कि 1 1 रहना चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी में क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहला आपका अगर आपका पहला जो भी आपका रो है या फिर कॉलम है वो 1 1 है, अर्थात कहिए कि एक तरीके से तत्समक के रूप में है कि हाँ, इसमें 1 1 ही रहेगा डेटा, और दूसरा और तीसरा आपके कह लीजिए कि समानुपाती है, समानुपात में है। जैसे यहाँ पे ए हो गया, अब ए का डबल हो गया ए स्क्वायर, बी हो गया बी का स्क्वायर, सी हो गया सी का स्क्वायर। तो इस केस में हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस केस में हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बस इसका ये जो दिख रहा होगा बीच वाला आपका R2 दिख रहा होगा, इसमें हम क्या करेंगे a माइनस बी, ए बी दिख रहा होगा तो a माइनस बी करेंगे। फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई में b माइनस सी करेंगे, b माइनस सी करेंगे, और फिर उसके बाद से एक बार और रिपीट करेंगे, c के बाद से c माइनस a कर देंगे, c माइनस ए कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कब संभव होगा, जब आपका पहला रो क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा, और दूसरा और तीसरा एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, अर्थात समान अनुपात में होंगे। जैसे 2 है तो ये 2 का डबल है 4 है, 3 है तो ये 3 का कहिए कि एक तरीके से स्क्वायर है, ठीक है, तो 9 हो गया। 4 है तो 4 का स्क्वायर, अर्थात समान अनुपात में होंगे, ठीक है, समान अनुपात में होंगे। तो इस केस में हम इस कहिए कि फार्मूले से, अर्थात इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 हो गया तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई में ये उसके बाद से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कर देंगे। फिर उसके बाद से एक बार रिपीट कर देंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक है। अब उसके बाद से बस इसका मान निकाल लीजिए। तो इस तरीके से तो ये बहुत बहुत कम उपयोग होता है कि हाँ, एक आपका दिया, कभी-कभी क्वेश्चन में गिवन होता है इस तरीके से भी कि हाँ, एक आपका ये दिया हुआ है कि 1 1 है और उसके बाद से दोनों समान अनुपात में हैं, तो बस इसका आप a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए करके इस फार्मूले से आप इसका डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। आपको पूरा प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने 11 गुण धर्म कली के देख लीजिए, काफी सिंपल थे, काफी इजी थे, काफी आसान थे। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा वही सारांश दिया हुआ है, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, एक सारिक दिया हुआ है और कहा गया है कि बिना प्रसार के, बिना एक्सपेंशन के क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए बिना एक्सपेंशन के दिया हुआ है भाई, हमें इसमें प्रसार तो करना ही नहीं है, हमें क्या करना है भाई, इसमें प्रसार तो करना नहीं है, तो इसका मान कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें ट्रिक, वही आपको ट्रिक लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका R1 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका R1 है, देखिए ये आपका दिया हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो क्या हम इसमें दिमाग अगर लगाएं तो सब में एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, एक्स वाई है और इसके नीचे जेड है, वाई जेड है और इसके नीचे एक्स है, तो इसमें भी एक्स वाई जेड आ जाएगा। जेड एक्स है और इसके नीचे वाई है, तो एक्स वाई जेड इसमें भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे भाई, कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम R1 में क्या करेंगे, R1 जब भी आप लिखेंगे R1 में हम एक ऑपरेशन करेंगे। क्या भाई, एक संक्रिया लगाएंगे। R1 में कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम, कि R1 प्लस R2, R1
प्लस R2 को हम जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका बदलाव होगा वो किसमें बदलाव होगा, जब भी हम पहले जो लिखते हैं कि हाँ, हम जो बदलाव करने जा रहे हैं, जो भी जोड़ेंगे घटाएँगे, वो बदलाव किसमें होगा, केवल R1 में होगा। अर्थात ये दोनों आपके सेम टू सेम रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे के तैसे रहेंगे। जो भी बदलाव होगा वो R1 में बदलाव होगा। अब R1 में बदलाव क्या करना है हमें, तो R1 प्लस R2 को हम जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, R1 प्लस हम R2 को जोड़ने वाले हैं। इतना चीज़ आप समझ गए। अब R1 प्लस R2 को जोड़िए, तो यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि इसके नीचे-नीचे के अवयव जुड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, एक ये वाला अवयव है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, नहीं। इसके नीचे-नीचे वाले ही जुड़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमें क्या करना है, ये संक्रिया क्या है कि R1 है, मतलब जो भी कलिए का ऑपरेशन होगा R1 में होगा। अब इसमें करना क्या है, R1 प्लस R2 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, R1 में जोड़ देना है। इसमें जोड़िए, दोनों को सेम टू सेम, जो दूसरा वाला है रो है और तीसरा वाला रो है, इसको हम पहले सेम टू सेम लिखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम लिख लीजिए। Z1 X1 Y1 सेम टू सेम लिख लिया। जो भी ऑपरेशन होने वाला है पहले में होने वाला है। अब पहले में क्या होने वाला है कि R1 प्लस R2, R1 का मान R1 प्लस R2, तो R1 ये दिया हुआ है और इसमें R2 ये जोड़ते रहना है इसके नीचे। ठीक है, तो X प्लस Y पहला दिया हुआ है, X प्लस वाई। अब इसमें हमें R2 जोड़ना है, R2 जोड़ना है, तो R2 इसके नीचे क्या है, X प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, जोड़ना क्या है, प्लस जेड, इसके नीचे वाला। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम हो, तब भी आप समझ जा रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, Y प्लस जेड। ठीक है, तो Y प्लस जेड हो गया। अब इसमें जोड़ना क्या है, इसके नीचे क्या है, X है। ठीक है X हो गया। फिर तीसरा क्या आ जाएगा, Z प्लस X हो जाएगा, Z प्लस X हो जाएगा, और इसमें क्या प्लस हो जाएगा, इसके नीचे क्या है, Y है। ठीक है, प्लस वाई है। अब सब में अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सब में क्या एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड आएगा, तो कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार से इसी टिक के अकॉर्डिंग करिए कि इसी टिक के अनुसार करिए कि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार और रिपीट करके बता दूं, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे यहाँ से। R1 में ऑपरेशन करना है और क्या करना है, R1 प्लस R2 हमें करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जिसमें ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो उसको बस आप छोड़ देंगे, उसके नीचे जितने आपके रो कॉलम होंगे उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे कि आपको समझ में आए थोड़ा सा। ठीक है, एकदम बड़ा सा बना ले रहे हैं, लिखते रहे हैं। दूसरा रो और तीसरा रो हम लिख ले रहे हैं, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, और नीचे है आपका 1 1 1। अब ऊपर देखिए हमें क्या करना है, R1 प्लस R2 करना है। ये ध्यान रखना है, R1 प्लस R2, तो हम R1 पहले लिख ले रहे हैं, X प्लस वाई है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अब इसमें हमें प्लस क्या करना है, R2 प्लस करना है, R2 इसके नीचे वाला ही प्लस करेंगे। ठीक है, R2 प्लस करना है, तो इसके नीचे क्या है भाई, X प्लस वाई के नीचे क्या है, Z है। ठीक है, तो प्लस Z, समझ गए। फिर दूसरा क्या है, देखिए दूसरे में दिया हुआ है Y प्लस जेड, तो इसको Y प्लस जेड को हम जैसे का तैसे लिखते हैं, Y प्लस जेड हो गया। अब इसमें इसके नीचे क्या दिख रहा होगा आपको, X, तो प्लस हमें क्या करना है, X, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका R1 हो गया पूरा, ये आपका R2 हो गया, तो इसको हम जोड़ रहे हैं, इसी के नीचे नीचे वाले कली के अवयव को जोड़ते हैं। फिर तीसरा क्या हो गया आपका, Z प्लस X, और प्लस में आपका Y नीचे है, तो Z प्लस X, और प्लस में आपका नीचे इसके क्या है, Y है, तो हमने जोड़ दिया। अब सब में अगर आप देखेंगे X प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसको अलग मतलब सबको तोड़ लीजिए, ब्रैकेट से हटा दिए, X वाई जेड। फिर यहाँ पे भी X है, Y है, Z है, यहाँ पे भी X है, Y है, Z है, सब में X प्लस वाई जेड, X प्लस वाई जेड सब में है, सेम चीज़ है। ठीक है, जब भी सेम चीज़ है तो क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे हाँ जी सर ले सकते हैं। तो X प्लस वाई प्लस जेड हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, X प्लस वाई प्लस जेड हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेंगे तो अब कौन सी साड़ी का आपकी बचेगी भाई, 1 होगा, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका रो क्या है, जेड एक्स वाई, जैसे का तैसे रहेगा, हमने कॉमन ले लिया है ऊपर से। फिर तीसरा क्या रहेगा, 1 1 1 है।
अब देखिए, अब आपका ये सारिक आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई? कि जब भी हमारे कोई भी 2 रो या फिर कॉलम सेम होंगे, क्या होंगे भाई? जब भी हमारे कोई 2 रो या फिर कॉलम सेम होंगे, तो इस केस में क्या होगा? सारिक का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए पहला रो और तीसरा रो क्या सेम है? सेम है, तो कहेंगे हाँ सर सेम है। तो इस सारिक का मान हमारा क्या हो जाएगा? पूरे इस सारिक का मान क्या हो जाएगा भाई हमारा? इस सारिक का मान हमारा 0 हो जाएगा। इस साड़ी का मान क्या होगा? इसका मान आप जब भी प्रसार करके भी निकालेंगे, तो क्योंकि हमें गुण मालूम है, हमें गुणधर्म मालूम है कि हाँ, जब भी हमारे 2 कोई भी रो या फिर कॉलम सेम कली के अवयव होते हैं, तो इस केस में हमारे साड़ी का मान 0 हो जाता है। तो इसका मान हमारा 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ से आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये हमने कॉमन लिया था और साड़ी का मान हमारा कितना आ गया पूरा? साड़ी का मान हमारा 0 आ गया। ये आपने हमने कॉमन लिया था, इस साड़ी का मान हमारा पूरा क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था? हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि बिना प्रसार के क्या करना है? बिना प्रसार के हमें सिद्ध करना है कि हाँ, बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए कि हाँ, इसका मान क्या आएगा भाई? 0 आएगा। तो हमने क्या किया? R1 में क्या कर दिया? R1 प्लस R2 को हमने ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड सब में आ गया। हमने क्या कर लिया? x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया। जब भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 1 1 बच गया, नीचे 1 1 1। दो आपके क्या हो गए? दो आपके रो एक तरीके से सेम हो गए, सेम अवयव हो गए। तो इस केस में आपको गुणधर्म मालूम है, गुण मालूम है कि हाँ, जब भी हमारे 2 रो या फिर कॉलम सेम डिजिट होते हैं, सेम अवयव होते हैं, तो हमारे साड़ी का मान 0 हो जाता है। तो हमारा साड़ी का मान 0 हो गया, ठीक है। काफी सिंपल था, काफी ईजी था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का था, ठीक है। फिर देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका 2.5 या फिर कहिए कि 5 नंबर में आपसे पूछा ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? इसको थोड़ा सा देखिए, काफी सिंपल है, काफी ईजी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको 1 या फिर 2 समीकरण या फिर 3 गुणे 3 का देगा या फिर 2 गुणे 2 का देगा, आपसे 3 गुणे 3 का दे तब भी यही आपका रूल रहेगा, फार्मूला रहेगा। बस आप समझे हैं, जानकारी है आपके पास, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें देगा कि क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। एक आपको कोई समीकरण दे देगा और कहेगा कि क्रेमर नियम से इस समीकरण को क्या कीजिए? हल कीजिए, ठीक है। आपसे 3 समीकरण दे सकता है, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। हो सकता है कि 3 गुणे 3 का दे या फिर 2 गुणे 2 का दे, कोई भी दे, ठीक है। तो आपके लिए सबके लिए डिफिनीशन अर्थात कहिए कि जो फार्मूला है, जो करने का तरीका है, सॉल्यूशन करने का तरीका है, सेम है। सबसे पहला इसमें स्टेप, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो क्या करना है? सबसे पहले आपको एक सारिक बनाना है। क्या करना है भाई? आपको एक सारिक बनाना है डी। अब सारिक कैसे बनेगा? ये जितने आपके x और y के कली की x और y के सामने जो टर्म दिख रहे होंगे, ठीक है, इसका आपको क्या करना होता है? इसका आपको सारिक बनाना होता है। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में हमने देख लिया कि हाँ, पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x का 2, उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा 3, x के सामने देखिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 1 है, 1 है। फिर यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया। कि क्या ये आपको एक सारिक मिल गया? कहेंगे हाँ सर, एक सारिक हमने एक बना लिया, ठीक है। इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। ये पहला स्टेप, जब भी आपको क्रेमर नियम के द्वारा कहेगा कि क्रेमर नियम से इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो समीकरण देगा आपको। समीकरण में ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस होता 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे -3 रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? आपका माइनस रहता है। इसी माइनस प्लस में बच्चों के सामने कंफ्यूजन होती है और कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो ये पहला आपने क्या कर लिया? एक सारिक ले लिया। अब इसका मान आप निकाल लेंगे। इसका मान क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 8 माइनस 3। क्या इसका आंसर 5 आ जाएगा? तो कहेंगे हाँ 5 आ गया। इसको हमने क्या कर लिया? एक डिटरमिनेंट सारिक डी मान लिया, ठीक है। डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसका मान हमने निकाल लिया 5, ठीक है। ये पहला हमारा काम होता है। अब दूसरा काम क्या होता है? डी एक्स और डी वाई आपको निकालना होता है। डी एक्स और डी वाई आपको निकालना होता है। ये कैसे निकलेगा भाई? अब डी एक्स क्या हुआ? तो डी एक्स में देखिए जो एक्स का है, ये एक्स वाला दिख रहा होगा, इसमें इस मान को आपको रख देना होता है। क्या है? जो एक्स वाला दिख रहा होगा, एक्स वाला टर्म दिख रहा होगा, इसमें आपको इस वैल्यू को पुटअप कर देना होता है, ठीक है। और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एक सारिक हमने लिया था, ठीक है। अब हमें डी एक्स निकालना है। तो जो भी देखिए एक्स के टर्म में है, ये 2 और 1 है, इसके जगह पे हम 8 6 रख देंगे, ठीक है। तो 8 डी एक्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। डी एक्स 8 6 हमने रख दिया और उसके बाद से जो दूसरा वाला टर्म है वो सेम रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब इसका हम मान निकालेंगे, डी एक्स का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 8 चौको 32, 36 18, 32 18, क्या क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका 14 आ जाएगा। ये डी एक्स हो गया।
अब डी वाई 2 टर्म है, अगर 3 टर्म वाला रहता है 3 गुणे 3 का रहता है तो उसमें जेड भी रहता है, तो यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है तो वाई दिया हुआ है। अब वाई की जगह पे क्या करेंगे, वाई की जगह पे ये आपका देखिए ये आपका मेन सारिक था तो 2 1, अब डी वाई निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब x की ये तो आपका जो पहले था मेन सारिक वही रहेगा, 2 1 रहेगा, 2 1 रहेगा। अब जो y वाला टर्म है, ये जो y वाला टर्म है 3 4 आपको दिख रहा होगा, इसकी जगह पे आप इस मान को रख देंगे, ये जो आपका ये मान दिया हुआ है इक्वल टू में 8 6, मतलब एक बार x की जगह पे रखेंगे, एक बार y की जगह पे रखेंगे। अब इसका मान निकालिए, 6 दूना 12, 12 माइनस 8 4, डी वाई का मान कितना आ गया 4। अब आपने निकाल लिया, पहले तो आपने इसका मान निकाला, डी का निकाला, फिर एक बार क्या किया आपने x की जगह पे इसको रखा, एक बार आपने क्या किया y की जगह पे इसको रखा, बस यही काम आपको करना है, ठीक है। 3 गुणे 3 का दिया रहता है तो इसमें z भी दिया रहता है, बस वही सेम प्रोसीजर होता है। अब इसका आपका फार्मूला होता है क्रेमर नियम, ठीक है। क्रेमर नियम में क्या होगा, अब x की बात करें तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका फार्मूला क्या होगा, डी एक्स अपान में डी, फिर y का निकाला है आपने, y का क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी, अर्थात आपने जो भी निकाला है डी एक्स अपान डी, डी एक्स आपने निकाला था, ठीक है। ये आपने डी एक्स पहले तो आपने डी का मान निकाला था, डी का मान कितना है 5 है, तो सब में नीचे क्या रहेगा 5 रहेगा, तो सब में नीचे हम क्या कर ले रहे हैं 5 कर ले रहे हैं, इसमें भी आपका 5 रहेगा, इसमें भी आपका 5 रहेगा। अब उसके बाद से इसके ऊपर डी एक्स का मान आपने कितना निकाला था, तो डी एक्स का मान हमने 14 निकाला था, तो 14/5, ठीक है, 14/5 हो गया। डी वाई का मान हमने कितना निकाला था, तो डी वाई का मान हमने कितना निकाला था भाई 4 निकाला था, तो 4/5, 4/5। क्या ये चीज आपको समझ में आया, फिर से एक बार फार्मूला मैं फिर से एक बार पूरा सारांश रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको क्रेमर नियम के द्वारा करिए कोई भी समीकरण देगा, ये आपको समीकरण दे दिया गया है, तो सबसे पहले इसका हम सारणिक बनाते हैं, जो एक्स वाला है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसका हम सारणिक बनाएंगे, पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप ये होता है 2 3, एक्स में कुछ नहीं है तो 1 4, ये हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। अब इसका हम मान निकाल लेंगे, डी का मान मान लीजिए कि हमने निकाला था, कितना आया था डी का मान हमारा 5 आया था। अब डी एक्स निकालेंगे, दूसरा काम क्या करना होता है डी एक्स निकालना होता है। डी एक्स में क्या होगा कि ये जो एक्स वाला टर्म है, ठीक है, एक्स वाला टर्म है, ये जो एक्स वाला टर्म है इसकी जगह पे ये वाला जो इक्वल टू के बाद आपको जो डेटा दिया हुआ है वो आपका आ जाता है, ठीक है। तो और सब सेम रहेगा, ऊपर जो ये 8 और 6 आ गया, और दूसरा वाला जो डी में था 3 और 4, ये 3 और 4 वाई वाला सेम रहेगा, ठीक है, 8 6 3 4। अब इसका मान हमने निकाला था, इसका मान कितना आया था भाई हमारा डी एक्स का मान आया था हमारा 14, ठीक है, 8 चौको 32 माइनस 18 14 आया था। अब फिर तीसरा क्या काम करना होता है डी वाई निकालना होता है। अब डी वाई में क्या करेंगे, तो वाई की जगह पे आपको 8 6 लिख देना है, पहला आपका 2 और 1 ही रहेगा, 2 और 1 रहेगा, और दूसरा आपका 8 और 6 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे भाई डी वाई का मान निकालेंगे, तो 6 दूना 12 और 8, यहाँ से आपका क्या आया था ये 4 आया था। अब बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है भाई, आपको x का मान आपने निकाल लिया है, मतलब dx निकाल लिया है, dy निकाल लिया है। अब आपका क्रेमर के नियम से, क्रेमर के नियम से क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपान डी हो जाएगा, x इक्वल टू dx अपान डी, मतलब नीचे डिटर्मिनेंट रहता है और ऊपर उसका dx रहता है। तो dx हमने क्या निकाला था, dx का मान देखिए 14, और d का मान हमारा 5 दिया हुआ है, तो 14/5, ठीक है, 14/5 हो जाएगा। y का क्या हो जाएगा, तो dy y इक्वल टू डी वाई अपान डी, तो y का मान हमने कितना निकाला था, डी वाई का मान 4, डी वाई का मान कितना है 4 4, और d का मान कितना हुआ है 5, d तो सब में सेम रहेगा 4/5, तो 14/5 x का मान हो गया, ठीक है, x का मान हो गया, ये x का मान हो गया 14/5, और y का मान कितना हो गया 4/5, ठीक है, समझ में आया। काफी सिंपल है, काफी इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अगर 3 गुणे 3 का दे दिया तो वही थोड़ा सा प्रसार करने में थोड़ा सा लंबा होगा, बस आपको वैल्यू निकालना है, उसके बाद से आपके सामने कोई समस्या नहीं, बस इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कोई समस्या नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं, और इसको आप वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में करके लेकर के चलेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आता ही आता है। एक ये आपका क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन एक आपको मैंने बताया था कि साड़ी का मान निकालना, और एक आपका कोफैक्टर और माइनर जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। इन तीनों से एक एक नंबर के क्वेश्चन, उनसे एक एक नंबर के बनते हैं, और इससे आपके 2.5 नंबर के बनेंगे अगर 2 गुणे 2 का देगा तो, और 5 नंबर के बनेंगे अगर आपका 3 गुणे 3 ऑर्डर का आपको अगर साड़ी देखने को मिलेगा तो, ठीक है।
ये चीज़ आप समझ गए। फिर से रिपीट करके बता दूं कि अब हालांकि अब बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना होता है, इसका एक सारिक बनाना होता है, ठीक है। इसका जो भी आपका डेटा दिया हुआ है 2 एक्स में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो आपको सारिक में -3 लिखना होता है सिंबल में, ठीक है। वही बच्चे गलती करते हैं और कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। तो इसका हमने डी बना लिया, ठीक है, एक्स वाई को हटा करके। अब उसके बाद से जब डी एक्स निकालेंगे तो एक्स की जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे, जब डी वाई निकालेंगे तो वाई की जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे। बस यही करना होता है, उसका से मान निकाल देना होता है। काफी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। इसका मान निकालिए, ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो तभी से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, 5 को 20 और 3 दूना 6, 14 इसका क्या हो जाएगा भाई। ये तो सिंपल है, काफी इजी, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब 4 में देखिए क्या दिया हुआ है कि इसका मान निकालिए, निम्नलिखित सारणी का मान निकालिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका आइडेंटिटी यानी कि तत्समक इकाई जिसे कहते हैं, अवयव में इकाई अवयव कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें तत्समक आपका सारणिक है। इसका ये क्या है, पूरा आपका क्या है, डायगोनल्स के ऊपर नीचे आपके 0 है। तो अब और आपका इसमें 1 ही 1 है। अगर और कोई डेटा रहता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते, जैसे 1 2 3 रहता है तो 1 गुणे 2 गुणे 5 जो भी रहता है, अगर डायगोनल्स में रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक ही एक है तो एक ही एक का मान भाई आपका इसका एक ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपका डायगोनल्स के लिए की विकर्ण विधि से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें और कोई डेटा दिया रहता, जैसे ये 1 है, ये 7 है, ये 2 है, ठीक है। तो 7 दूना 14, 1 है 14, यहाँ पे आपका 14 का राइट आंसर होता है। यहाँ पे एक ही एक है तो अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपका। और ये किस प्रकार का आपसे पूछ लेगा कभी कभी कि किस प्रकार का आपका सारिक है, तो आप तत्समक कहेंगे, आइडेंटिटी आपका डिटरमिनेंट्स है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स के ऊपर और नीचे, डायगोनल्स आपका 1 रहेगा और इसके ऊपर नीचे आपके क्या रहेंगे, आपके 0 0 रहेंगे। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सारणी का मान निकालिए। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 2 दूना 4 और -4, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इसमें आपका 0 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका 0 आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि x2 ये सारिक दिया हुआ है, x 2 3 4, इसका वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x माइनस 6 और इसका मान दिया हुआ है 4x माइनस 6 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ से कर लीजिए 4x बराबर 2 प्लस 6, ये इधर पक्षांतर कर लीजिए, 8 आ जाएगा। 4x बराबर 8, x बराबर 8 और यहाँ पे 4 है तो 2। x का मान कितना आ जाएगा भाई, तो x का मान यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है कि x का मान बताइए, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है, काफी इजी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। वही मान, देखिए ऊपर आपने जो पढ़ा था आपने आइडेंटिटी वाला, तो आइडेंटिटी में 1 होता है और इसमें क्या है, आपके अलग अलग डेटा हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको ये नहीं कि प्रसार करना है कि हाँ पहले हम 2 को लेकर के चले और उसके बाद से इसको काट दिए, इसको काट दिए। अब यहाँ पे आप क्या आ गया, 4 तिहाई 12 और -0, फिर माइनस आ गया। अब दूसरे का प्रसार किए, हम 0 से प्रसार करेंगे तो ये वाला गया और ये वाला गया, बचेगा 4 गुणे 0 और 0 गुणे 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ऐसे प्रसार नहीं करना है। अगर आपको गुण मालूम है, इसका गुण मालूम है, अगर आपको इसके गुणधर्म वगैरह मालूम है तो आप डायरेक्टली जानते हैं कि अगर इसके विकर्ण के लिए कि ऊपर नीचे 0 0 रहते हैं तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 4 तिहाई 12 दूना 24, ठीक है। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक और मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, इससे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जितने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर एक बार रिपीट करके बता दूं, क्रैमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा ही जाएगा आपका 2.5 नंबर में या फिर 5 नंबर में, ठीक है। क्रैमर वाला और माइनर और आपका एक कोफैक्टर और एक आपका मान निकालने वाला, ऐसे कोई आपका गुणधर्म के बेस पे दे सकता है या फिर नॉर्मल बेस पे दे सकता है कि आप प्रसार करके आपका मान निकालिए। यही क्वेश्चन आपके यहाँ से इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और एक और 2 प्रूफ करने वाली जो ट्रिकी क्वेश्चंस है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसको बता दूंगा। उसके बाद से ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका डिटरमिनेंट वाला है, ये आपका कंसेप्ट, इसमें मतलब पूरे क्वेश्चन आपके यही इंपॉर्टेंट थे जो अगर घुमा करके पूछा जाता है। तो इसी के अंतर्गत से जो मैंने आपको चीजें बताई, इसी के अंतर्गत से सारी चीजें पूछी जाएंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाद से अवयव वाला बताऊंगा और फिर उसके बाद से हम चलेंगे आपके समाकलन वाले में, इंटीग्रेशन वाले में, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं आपको
आपको बताऊंगा वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। गुणधर्म जो मैंने आपको ऊपर बताया 11-12 गुणधर्म बताए, वो आपको आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप करिए कई सारे क्वेश्चन को लेकर के बैठे रह जाएंगे, उसका सोल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। फिर से आप सभी बच्चों को बता दूं कि नोट्स, ई बुक और पीवाई क्यूपी यानी कि पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए प्ले स्टोर से जाकर के क्या कर सकते हैं आप, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेस में आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।